ये लड़का एक आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन उसकी दुनिया पलट गई। जब उसकी ग्रैंडमदर की मौत हुई तभी उसे पता चला कि उसकी दादी एक स्पिरिट हंटर थीं, जो इविल स्पिरिट्स को पकड़ती थीं और लोगों की रक्षा करती थीं। उनकी मौत के बाद उनकी सारी पावर्स नानाजू को मिल गईं। अब नानाजू को विरासत में मिली है एक नई जिम्मेदारी, बुरी आत्माओं से लड़ने की। अब सवाल ये है, क्या वो इस ताकत का सही इस्तेमाल करेगा? कहानी शुरू होती है उस दिन से जब उसकी किस्मत बदल गई थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट नानजू है, जो एक रिनाउंड गुरु का पोता है, जो शुभ अशुभ ओमेंस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए जाना जाता है, जिससे उसे वाइड स्प्रेड फेम मिली। हालांकि नानजू ने उनसे ज्यादा कुछ नहीं सीखा, इसलिए उसका भविष्य कथन का नॉलेज बहुत कम है। उसकी ग्रैंडमदर का कुछ समय पहले निधन हो गया था और नए साल के अराइवल पर नानजू आखिरकार अपने घर लौट आता है। अंदर घुसते ही उसकी मुलाकात सिद्धू से होती है, जो उसका एक पड़ोसी और फ्रेंड है और उसकी गैर मौजूदगी में घर की देखभाल करता था। नानजू को हैरानी होती है कि उसकी दादी का घर अब लोगों के गैदरिंग का स्पॉट क्यों बन गया है, और सिद्धू बताता है कि पड़ोसी नानजू की वापसी के बारे में जानते हुए कभी कभार घर में बातचीत करने के लिए आते रहे हैं। पड़ोसी और सिद्धू दोनों को उम्मीद है कि नानजू अपनी दादी की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा और उनके लिए प्रेडिक्शंस करेगा। हालांकि नंजू खुलकर स्वीकार करता है कि उसे भविष्यवाणियों के बारे में बहुत कम नॉलेज है। सिद्धू उससे पूछता है कि अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो वो लाइवलीहुड के लिए क्या करेगा, और उसे अपनी दादी के हॉस्पिटल में रहने के दौरान हुए भारी डेट की याद दिलाता है। नंजू जोर देकर कहता है कि वो खुद ही सब कुछ समझ लेगा, लेकिन सिद्धू तर्क देता है कि प्रेडिक्शंस पैसे कमाने का एक ईजी तरीका है। थोड़ी एफर्ट और सीख से नानजू अपनी जिंदगी को संभाल सकता है, तो क्यों ना एक बार ट्राई की जाए। नानजू फ्रस्ट्रेटेड होकर सिद्धू से कहता है कि वो डांटना बंद करे और घर चला जाए। जाने से पहले सिद्धू नानजू के लिए कुछ फेंग शुई की किताबें पढ़ने के लिए छोड़ जाता है और अगले दिन अपने एक क्लाइंट से मिलने का टाइम तय करता है। साथ ही चेतावनी देता है कि अगर नानजू नहीं आया तो सिद्धू नहीं जाएगा। नानजू को एहसास होता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो अपनी दादी के सामान में कुछ यूजफुल ढूंढने लगता है। उस शाम वो उसकी कुछ किताबें पढ़ता है, लेकिन अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। कैंडल जलाकर पढ़ना जारी रखते हुए उसे किताबें काफी कॉम्प्लेक्स लगती हैं। हालांकि एक किताब में हाथों के जेस्चर्स भी हैं जिनकी वो नकल कर सकता है। जैसे ही वो उसके पीछे चलने की कोशिश करता है, पास में रखा एक कैलेंडर रहस्यमय ढंग से हिलने लगता है। हालांकि हवा नहीं चल रही थी। जोर से पढ़ते हुए और बताए गए हाथों के जेस्चर्स करते हुए कुछ अनयूजुअल घटित होता है। कैलेंडर से एक लड़का काफ फिश लिए हुए निकलता है। लड़का खुद को कैलेंडर स्पिरिट बताता है और पूछता है कि क्या नानजू उसकी दादी का सक्सेसर है। नानजू, जो अपनी दादी को केवल एक फेंग शुई गुरु के रूप में जानता था, ये जानकर सरप्राइज रह जाता है कि वो भी एक लाइशी थी। कैलेंडर स्पिरिट के अनुसार लाइशी का सिलेक्शन हेवन और अर्थ के कैलेंडर द्वारा किया जाता है, जो एक एम्परर द्वारा निर्मित एक आर्टिफैक्ट है जो फ्यूचर की सभी घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। कैलेंडर स्पिरिट उस लड़के की तरह ह्यूमन फेस्टिवल्स और पूजा अर्चना से पैदा हुई थी। कुल 9 कैलेंडर स्पिरिट्स हैं और हेवन और अर्थ के कैलेंडर ने उन्हें पहले ही बता दिया है कि नानजू ही नया लाइशी है। अगली सुबह नानजू उठता है और सोचता है कि सब कुछ एक ड्रीम था, लेकिन बाहर से आवाजें सुनकर वो चेक करता है और वहाँ कैलेंडर स्पिरिट वाले लड़के को पाता है, जिससे पुष्टि होती है कि पिछली रात की मीटिंग असली थी। लड़का अपना परिचय ज़ायोनियन के रूप में देता है, जो नए साल के सेलिब्रेशन का प्रतीक कैलेंडर स्पिरिट है। अपनी दादी की एक किताब पढ़ते हुए नानजू को इविल स्पिरिट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है, जो इंसानों की नेगेटिव इमोशन से पैदा होती हैं। चूंकि ये फीलिंग्स हर जगह मौजूद हैं, इसलिए इविल स्पिरिट्स भी मौजूद हैं। आम लोग इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन नानजू जैसे लाइशी इन्हें देख सकते हैं। लोगों के जीवन में ज्यादातर मिसफॉर्चून इन्हीं स्पिरिट्स की ट्रिकरी के कारण होते हैं। बाद में ज़ायोनियन को कुछ डिलिशियस खुशबू आती है और पता चलता है कि नानजू ने एक डिश बनाया है, लेकिन जब वो देखता है कि वो मछली के सिर की करी है तो वो तुरंत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। प्रॉब्लम टेस्ट की नहीं, बल्कि ये है कि मछली ज़ायोनियन की कार्प है। ज़ायोनियन मुआवजा मांगता है और नानजू को अपनी गलती का एहसास होने पर बदले में एक टर्टल देने की पेशकश करता है। ज़ायोनियन इसे रिजेक्ट कर देता है। उसी दोपहर नानजू सिद्धू के साथ एक कस्टमर से मिलने जाता है। इस कस्टमर को तुरंत पता चलता है कि नानजू उस फेंग शुई एक्सपर्ट जैसा नहीं है जिसे सिद्धू पहले बुला चुका है, और उसे उसकी स्किल्स पर डाउट है। नानजू जिस क्लाइंट से मिलता है वो एक ब्रिज बनाने का काम करता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है। नानजू को जल्द ही पता चलता है कि इविल स्पिरिट्स ग्राहक को डिस्टर्ब कर रही हैं। वह उस आदमी को वार्निंग देता है कि उस रात उसके साथ कुछ होगा। तभी कंस्ट्रक्शन साइट से एक कॉल आता है, जिसमें ब्रिज के साथ एक और इंसिडेंट की सूचना दी जाती है। तीनों पुल की ओर मूव करते हैं और क्लाइंट और सिद्धू नानजू को स्पिरिट से डील करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। नानजू ज़ायोनियन को समन करने के लिए हेवन और अर्थ का कैलेंडर निकालता है। एक इंप्रेसिव ड्रामेटिक इन्वोकेशन रिचुअल के बाद ज़ायोनियन प्रकट होता है। हालांकि अब उसके पास एक नई फिश है, फिर भी वो नानजू से कॉम्पेंसेशन मांगता है और यहाँ तक कि नानजू के टर्टल को नदी में फेंक देता है और उसे अपनी मछली के रीबर्थ और श्रिंक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। फिर दोनों इविल स्पिरिट्स को बैनिश करने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। ज़ायोनियन वाटर बुलेट से उन पर अटैक करता है, जबकि नानजू हेवन और अर्थ के कैलेंडर द्वारा दी गई पावर्स का यूज करता है। ज़ायोनियन को रिग्रेट होता है कि अगर उसकी मछली कुक ना होती तो वो एक ही ब्लो में सिचुएशन को संभाल सकता था।
हालांकि कुछ देर बाद ज़ेयोनियन की फिश एनर्जी खत्म हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। मिडनाइट बीत जाने का रियलाइजेशन होने पर ज़ेयोनियन को पता चलता है कि उसकी शिफ्ट ओवर हो गई है और वो वैनिश हो जाता है। अकेला नानजू जल्द ही ईविल स्पिरिट से सराउंडेड हो जाता है। अचानक आसमान से एक फायरबॉल गिरता है जिससे स्पिरिट्स तितर बितर हो जाती हैं। एक नई कैलेंडर स्पिरिट प्रकट होती है जिसके साथ एक लायन भी है। वो नानजू की ओर अटैक करने नहीं बल्कि ईविल स्पिरिट से लड़ने में उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ता है। नानजू को स्पिरिट्स खींचकर ले जाती हैं जिससे नई स्पिरिट को इंटरफेयर करना पड़ता है। फ्लेम से भरी शार्प सॉर्ड्स के स्ट्राइक से वो स्पिरिट ईविल स्पिरिट्स का सफाया कर देती है। जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ती है वो उन्हें तुरंत खत्म करने के लिए एक पावरफुल अटैक करता है। नानजू उस स्पिरिट को लुआंग के रूप में पहचानता है जो कैलेंडर की स्पिरिट है और न्यू ईयर्स ईव का प्रतीक है। लुआंग अजीब बिहेवियर करता है और नानजू को तुरंत वहां से हटने की वार्निंग देता है। घर वापस आकर नानजू टी बनाता है और एक स्ट्रेंज डॉग को देखता है। लुआंग बताता है कि ये नियान क्रीचर है, एक स्ट्रे डॉग जिसे उसने पाला है। जब नानजू अंदर टी बना रहा होता है लुआंग अचानक अनकॉन्शियस हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। होश में आकर लुआंग माफी मांगता है लेकिन नानजू को डाउट होता है कि कुछ गलत है। वो और जानने के लिए ज़ेयोनियन को बुलाता है। ज़ेयोनियन एक्सप्लेन करता है कि लुआंग आमतौर पर काम रहता है लेकिन नानजू उसे एक टिकिंग बॉम्ब समझता है। क्यूज़ाई की ये हालत न्यू ईयर्स ईव की गार्ड करने के कारण हुई है, वो टाइम जब ईविल स्पिरिट सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं, जिससे उसका बॉडी डार्क फॉग अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ज़ेयोनियन भाग जाता है, नानजू को किचन नाइफ के साथ अकेला छोड़ देता है और लुआंग एक ब्रोकन विंडो छोड़कर डिसअपियर हो जाता है। अगली सुबह न्यू ईयर्स ईव आ रही है। लुआंग का डॉग नानजू को जगाता है लेकिन लुआंग कहीं नहीं मिलता। दरवाजे पर नॉक से नानजू चौंक जाता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रोलिंग पिन पकड़ लेता है। पता चला कि नेबरहुड के 2 बच्चे उसे न्यू ईयर्स विशेस दे रहे हैं। लड़के बताते हैं कि मोहल्ले में उस रात न्यू ईयर्स पार्टी आयोजित करने की योजना है। नानजू सुझाव देता है कि वे उसके घर पर पार्टी रखें। वो नीली शर्ट वाले लड़के से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और बच्चा सैड होकर बताता है कि वे बहुत दूर काम कर रहे हैं और वापस नहीं लौटे हैं। नानजू उसके लिए कुछ स्पेशल बनाने का वादा करता है और उसे एक ट्रू ह्यूमन की तरह अपना हेड हाई रखने को कहता है। बच्चों के जाने के बाद लुआंग वापस आता है और कहता है कि उसने उस इलाके से ईविल स्पिरिट्स को ड्राइव आउट कर दिया है। नानजू कुछ देर के लिए बाहर जाने की प्लानिंग बनाता है और लुआंग को घर पर ही रहने के लिए कहता है। आसपास के लोग गॉसिप करने लगे कि आजकल के युवा माता पिता कितने इर्रेस्पॉन्सिबल हो गए हैं, अक्सर अपने बच्चों को दादा दादी के पास घर पर छोड़ देते हैं। इससे ब्लू शर्ट वाला लड़का एक बार फिर सैड हो गया। फिर लड़के ने अपने पिता को फ़ोन करके पूछने की कोशिश की कि क्या वे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए घर आएंगे, लेकिन वो उनसे संपर्क नहीं कर सका। उसकी नेगेटिव इमोशंस बुरी आत्माओं में बदलने लगी। इस बीच नानजू ने ध्यान आकर्षित किया क्योंकि लुआंग अपने आर्मर पहने सार्वजनिक रूप से उसके पीछे पीछे घूम रहा था, जिससे लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। लुआंग ने जोर देकर कहा कि नानजू की हर समय प्रोटेक्शन करना उसका कर्तव्य है। हालांकि लुआंग सिर्फ यही कर पाया कि सुपरमार्केट में बेचे जा रहे जानवरों से पैदा हुई दुष्टात्माओं को लगातार मारकर नानजू को एम्बैरस कर दिया। इसके चलते नानजू को मुआवजे के ढेरों बिल मिलने लगे। नानजू ने लुआंग से साफ साफ कहा कि उसे आम लोगों की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी लुआंग को कुछ एहसास हुआ और वो अचानक वैनिश हो गया। ब्लू शर्ट वाले लड़के को एक लोकल गूंड धमका रहा था और उसका फ़ोन छीन रहा था। लड़के ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन गलती से फ़ोन गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। ये वही फ़ोन था जो उसके माता पिता ने उसे स्टे कनेक्टेड रहने के लिए दिया था और अब वो टूट चुका था। बदमाश भाग गया लेकिन लुआंग से टकरा गया, जिसने अपनी बड़ी स्वॉर्ड से उसे डराकर भगा दिया। नानजू वहां से गुजरा और उसने देखा कि क्या हुआ है, इसलिए वो लड़के को कंसोल करने गया और उसे घर ले गया। वो शाम नानजू के घर पर पार्टी के दौरान लड़का एक कोने में अपसेट बैठा रहा। नानजू को एहसास हुआ कि इसकी सबसे बड़ी वजह शायद उसके माता पिता की एब्सेंस थी। हालात और भी वर्स हो गए जब उसका भूरे रंग की कमीज वाला दोस्त नए साल पर उसके माता पिता द्वारा खरीदी गई नई चीज़ों का शो ऑफ करता रहा, जिससे लड़का और भी परेशान हो गया। बढ़ती नकारात्मकता ने और भी ज़्यादा बुरी आत्माओं को जन्म दिया। सीटू भी नानजू के घर पहुंच गया और उसने पूछा कि वो आर्मर्ड मैन कौन है। नानजू ने जल्दी से समझाया कि वो कोई ऐसा व्यक्ति था जो अभी अभी मॉल के किसी इवेंट से लौटा था और उसे कपड़े बदलने का समय नहीं मिला था। सीटू ने नानजू को उनके पिछले गोस्ट हंटिंग के काम का पैसा दिया। हालांकि नानजू ने शिकायत की कि ये बहुत कम है, सीटू ने वादा किया कि बाकी पैसा बाद में दे देगा। अचानक नानजू को घर के अंदर कुछ वियर्ड सा लगा और वो देखने गया। उसने देखा कि पड़ोसी और उसका बेटा बेहोश थे, जबकि ब्लू शर्ट वाले लड़के पर एक दुष्ट आत्मा का कब्जा था। उस आत्मा ने नानजू पर अटैक किया, जिससे उसे वो समय याद आ गया जब वो भी इसी लड़के जैसा था। नानजू किसी तरह उस मानसिक जाल से बच निकला और लड़के से आत्मा को निकालने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने सब पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे लुआंग को बीच में आना पड़ा। लुआंग ने आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक पावरफुल हमला किया। फिर नानजू को निर्देश दिया कि वो उस घटना की सभी की यादें मिटा दे। लुआंग ने उसे ये सब करने का मेथड बताया। ब्लू शर्ट वाला लड़का जाग गया और उसे लगा कि जो कुछ भी हुआ था वो बस एक ड्रीम था। हालांकि उसके साथ घटी सभी घटनाएं रियल थीं।
बाद में पड़ोसी ने लड़के को फ़ोन उठाया। फ़ोन पर कोई व्यक्ति था जो खुद को उसके माता पिता का कॉलीग बता रहा था और उसे भरोसा दिला रहा था कि उसके माता पिता कुछ दिनों में लौट आएंगे। लड़के को सैड न होने और हैप्पी रहने के लिए कहा गया। सच में ये शब्द नानजू के थे, जो बस उस लड़के को न्यू ईयर जॉय देना चाहता था। कुछ ही देर बाद घड़ी ने मिडनाइट बजा दी, नए साल के आगमन का संकेत। अगली सुबह जब नानजू सो रहा था, किसी ने उसके कमरे में एक पटाखा फेंका, जिससे वो बाहर भागा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पटाखा कहाँ से आया है, जब तक कि उसके पीछे एक नई कैलेंडर स्पिरिट दानियान प्रकट नहीं हुई, जो नए साल के शुरुआती दिनों का प्रतिनिधित्व करती है। उसी समय पड़ोसी और उसका बेटा नानजू को न्यू ईयर विशेस देने आए। दानियान ने बताया कि वो रिवेंज लेने आया था क्योंकि नानजू ने उसके छोटे भाई को रुला दिया था। तभी दानियान ने नानजू पर पटाखे से हमला किया, लेकिन नानजू ने डॉज कर दिया, जिससे दानियान गिर पड़ा। पड़ोसी और उसके बेटे ने नानजू को नए साल की शुभकामनाएं दी, लेकिन नानजू ने देखा कि उनके चारों ओर एक बुरी धुंध छा गई है। दानियान अचानक आगे बढ़ा, जिससे एक पटाखा फट गया और आसपास का इलाका उसकी चपेट में आ गया। नानजू को दानियान को इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए डांट पड़ी। हालांकि दानियान ने जोर देकर कहा कि उसके पटाखे सिर्फ बुरी आत्माओं को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों को नहीं। नानजू ने उसे भविष्य में रेकलेस पटाखे न फेंकने की सलाह दी, लेकिन दानियान खुद को वाइज समझते हुए नानजू के उपदेशात्मक लहजे पर ध्यान नहीं दिया। पड़ोसी ने गलती से दानियान को नानजू का बेटा समझ लिया, जिससे नानजू को स्थिति क्लैरिफाई करनी पड़ी। फिर दानियान ने नए साल की डेकोरेशंस के लिए दोहे लिखकर अपनी टैलेंट का परिचय दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। उसने दोहे नानजू के घर के दरवाजे पर टांग दिए और पड़ोसी के बेटे से पूछा कि क्या उसे नए साल पर लाल दोहे टांगने और पटाखे जलाने का कारण पता है। दानियान ने बताया कि ये उन डीमंस को भगाने के लिए था जो आमतौर पर नए साल पर परेशानियां खड़ी करते हैं, क्योंकि ये राक्षस लाल रंग से डरते हैं और तेज आवाजें पसंद नहीं करते। फिर पड़ोसी ने सबको पकौड़े खाने के लिए अंदर बुलाया। सीतू भी सबको नए साल की शुभकामनाएं देने पहुंच गया। नानजू को फन करते देख सीतू को अफसोस हुआ कि उसके अपने नए साल की शुरुआत ही दलिया खाकर हुई थी। दानियान ने कहा कि साल की शुरुआत में दलिया खाने से साल भर गरीबी और दुर्भाग्य आएगा, जिससे सीतू इरिटेटेड हो गया। हालांकि सीतू ने आगे बहस करने से परहेज किया, क्योंकि वो नानजू के पास एक नई जॉब के सिलसिले में आया था। सीतू दानियान और नानजू को एक म्यूजियम में ले गया, जहां हाल ही में स्ट्रेंज घटनाएं घट रही थीं। संग्रहालय के निदेशक ने एक फेंगशुई गुरु को जांच के लिए आमंत्रित किया था। वहां पहुंचने पर दानियान ने देखा कि संग्रहालय में दुर्लभ और अमूल्य प्राचीन चीनी मिट्टी की चीजें रखी हुई थीं। सीतू को उनकी योग्यता पर शक हुआ, जिससे उसके और दानियान के बीच फिर से आर्ग्यूमेंट छिड़ गई। फिर तीनों संग्रहालय निदेशक से मिले और नानजू ने अपना परिचय दिया। निदेशक ने बताया कि वाकई बिजार घटनाएं घट रही थीं। अचानक संग्रहालय में बिजली गुल हो गई और भूकंप के झटके महसूस हुए। सभी लोग बाहर निकल गए, जबकि दानियान को वहां दुष्टात्माएं दिखाई दी और उसने उन पर पटाखे फेंके। निर्देशक को अमूल्य आर्टिफैक्ट्स के क्षतिग्रस्त होने के डर से दानियान को रोक दिया गया। बाहर निर्देशक ने नानजू के समूह को डांटा, लेकिन नानजू ने समझाया कि पटाखे भूत प्रेत भगाने के टूल्स हैं जो कलाकृतियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। निर्देशक ने अनिच्छा से उसकी बात पर विश्वास किया और हाल की घटनाओं का विवरण दिया। उसने कहा कि अगर स्थिति जल्द ही नहीं सुलझी तो और भी कलाकृतियां एट रिस्क पड़ जाएंगी। हाल ही में कई कलाकृतियां रहस्यमय तरीके से क्षतिग्रस्त हो गईं, जिनमें मानवीय हस्तक्षेप के स्पष्ट संकेत थे। फिर भी सिक्योरिटी कैमरास ने कुछ भी नहीं दिखाया। घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कल रात जब निदेशक गश्त कर रहे थे, एक प्राचीन घड़ी अचानक नष्ट हो गई। डेस्परेट होकर उसने नानजू के समूह से मदद मांगी। घटनास्थल की जांच करने पर दानियान को ईविल एनर्जी ट्रेसेस मिले और उसने देखा कि 4 विशिष्ट कलाकृतियों को नुकसान पहुंचाने से एक रिचुअल फॉर्मेशन बन गई थी। नानजू ने उस रात संग्रहालय में रुकने का प्रस्ताव रखा, ताकि उन सभी चीज़ों का सामना किया जा सके जो इस गड़बड़ी का कारण बन रही थी। निर्देशक, जिनके पास कोई और विकल्प नहीं था, उनकी योजना से सहमत हो गए और इन कलाकृतियों के कल्चरल वैल्यू पर जोर दिया, न कि उनके आर्थिक मूल्य पर। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राचीन संस्कृति की सुंदरता को प्रिजर्व करना चाहते थे। उस शाम नानजू और दानियान ने मिलकर कलाकृतियों पर प्रोटेक्टिव स्पेल्स डाले। केवल दानियान ही इन मंत्रों को तोड़कर उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित कर सकता था। इसके तुरंत बाद बत्तियां बुझ गईं और तेज हवाएं चलने लगीं। एक बिल्ली अचानक संग्रहालय में घुस आई और कलाकृतियों पर अटैक करने की कोशिश करने लगी। लकीली दानियान के सुरक्षात्मक मंत्रों ने काम किया। नानजू और दानियान दोनों समझ गए कि हमलावर एक बिल्ली थी, लेकिन दानियान ने उसे सही किया कि वो असल में एक डेमोनिक स्पिरिट थी। उसने नानजू से खुद की डिफेंस करने का आग्रह किया, क्योंकि लड़ते समय वो नानजू की रक्षा नहीं कर पाएगा। फिर बिल्ली एक मानव जैसी आकृति में बदल गई, जिसने बताया कि वे लोगों की अनगिनत शिकायतों से पैदा हुई एक आत्मा है। आकृति ने बताया कि चीन में जब लोग कोई वस्तु गिराते हैं तो वे अक्सर दुर्भाग्य को दूर भगाने के लिए एक फ्रेज बोलते हैं। इन्हीं फ्रेजेस ने इस आत्मा को जन्म दिया था। आत्मा ने नानजू पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल किया। फिर दानियान ने न्यू ईयर कपलेट से आत्मा के हाथ बांध दिए। हालांकि आत्मा ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो मुक्त न हो सके। फिर मोटी आत्मा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दानियान के पटाखों को गिरा दिया।
पटाखों के कारण सुरक्षात्मक मंत्र नष्ट हो गया, जिससे मोटी आत्मा ने नीचे रखे वासे को तुरंत नष्ट कर दिया और रिचुअल पूरा कर लिया। फूलदान टूट गया, जिससे आकाश में लाइट बीम फैल गई। किरण ने काले बादलों को बुलाया और आकाश में एक ब्लैक ड्रैगन प्रकट हुआ। मोटी आत्मा खुश हो गई, उसे लगा कि अब उसे कोई अनमोल ट्रेजर मिलने वाला है। काला अजगर नीचे उतरा और नानजू के कैलेंडर में मर्ज हो गया। फिर कैलेंडर में एक मिस्टीरियस इवेंट घटी, जिसमें 3 नई एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स निकली। ये आर्टिफैक्ट्स शायद वही ट्रेजर्स थे जिनकी तलाश में मोटी आत्मा भटक रही थी। एक बुक, एक स्क्रोल, और जब नानजू ने स्क्रोल उठाया तो उसे उसमें लुआंग की एक इमेज दिखाई दी। आखिरी ट्रेजर एक ड्रैगन हॉर्न था जो काली तलवार में बदल गया और नानजू के हाथ में आ गया। अगले दिन संग्रहालय निदेशक ने नानजू को थैंक यू कहा क्योंकि उपद्रव बंद हो गया था। दानियान ने असली फूलदान को नकली फूलदान से बदलने की नानजू की क्लेवरनेस की तारीफ की। तीनों ट्रेजर्स को हासिल करने के बाद नानजू उन्हें वापस ले आया और लुआंग से उनकी जांच करने को कहा। लुआंग ने पहचान लिया कि वो काली तलवार किसी प्राचीन सम्राट की है। किताब में लिखी प्राचीन लिपि के बारे में उसने स्वीकार किया कि उसे उसकी व्याख्या करने का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। ये अक्षर स्वर्ग और पृथ्वी के कैलेंडर के रचयिता द्वारा रचे गए थे। नानजू ने कुछ शब्द पढ़े और लुआंग ने समझाया कि ये क्रिएटर द्वारा रचित चैंट्स हैं। ये समझकर कि ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, नानजू ने इनका प्रैक्टिस करने पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। फिर उसे स्क्रॉल याद आया और उसने उसे खोला तो उसमें एक पेंटिंग थी। पेंटिंग में चू रोमन 11वीं की इमेज थी। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद लुआंग को उस दृश्य से एक अस्पष्ट फेमिलियरिटी का एहसास हुआ, लेकिन जब उसने और कुछ याद करने की कोशिश की तो उसे हेडेक होने लगा। नानजू ने उसे समझाया कि वो खुद पर ज्यादा जोर न डाले और उसे याद दिलाया कि हजारों साल जीने के बाद सब कुछ याद न रहना नेचुरल है। दोनों ने बाहर जाकर फन करने का फैसला किया क्योंकि ये लालटेन महोत्सव था जो पहले चंद्र महीने का 15वां दिन था। बाहर बुरी आत्माएं दिखाई देने लगी, लेकिन एक लड़की ने अपने स्पिरिट एनिमल के साथ उन्हें तुरंत मार गिराया। फिर लड़की त्योहार का एंजॉय करने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी और नानजू और चू रोमन एक्स ने भी उत्सव में शामिल होने का फैसला किया। नानजू ने लुआंग से पूछा कि आज युनजायो का त्योहार है और सोचा कि आज का एस्ट्रल कैलेंडर कहाँ होगा। उसने अनुमान लगाया कि युनजायो शायद आसपास ही कहीं बाहर मस्ती कर रही होगी। तभी एक लड़की लुआंग के पास आई और खुद को उस दिन की खगोलीय कैलेंडर युनजायो बताया। अपने प्लेफुल स्वभाव के बावजूद युनजायो ने बुरी आत्माओं को भगाने के अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और नानजू की एडमिरेशन अर्जित की। युनजायो ने नानजू और लुआंग को अपने साथ कुछ मस्ती करने के लिए इनवाइट किया। अचानक लुआंग फिर से खुद पर कंट्रोल खोने लगा। युनजायो ने बताया कि चूंकि ये चूजाई का त्योहार का दिन नहीं था, इसलिए वो कमजोर हो गया था और नियंत्रण खोने की संभावना ज्यादा थी। चू रोमन 11वें को तेज सिर दर्द हुआ और फिर उसका व्यवहार बच्चों जैसा हो गया। इस हालत में चू रोमन एक्साइन ने नानजू से उसके लिए कैंडीड हॉथॉर्न खरीदने को कहा। युनजायो को एहसास हुआ कि लुआंग पर शायद बच्चों से पैदा हुई कोई बुरी आत्मा का शैडो है। नानजू ने विक्रेता से कैंडीड हॉथॉर्न की एक सीख मांगी, लेकिन लुआंग ने मना कर दिया। जब उससे पूछा गया कि उसे कितने चाहिए तो लुआंग ने कहा कि उसे सब चाहिए और भाग गया, जिससे नानजू को उसका पीछा करना पड़ा। नानजू बार बार लुआंग की बचकानी हरकतों से परेशान था और उसने युनजायो से पूछा कि लुआंग को सामान्य होने में कितना समय लगेगा। युनजायो निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सका, लेकिन उसने उसे आश्वस्त किया कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाद में नानजू और दोनों एस्ट्रल कैलेंडर्स मिलकर इच्छाएं मांगने के लिए लैंटर्न्स छोड़ने लगे। इससे नानजू को अपनी दादी की मेमोरी आ गई। फिर युनजायो ने नानजू को पास के एक मंदिर में फॉर्च्यून टेलिंग के लिए इनवाइट किया। इस समय लुआंग में नॉर्मल स्थिति में लौटने के संकेत दिखाई देने लगे। मंदिर में नानजू ने एक बुजुर्ग महिला को उसका गिरा हुआ फॉर्च्यून स्लिप निकालने में मदद की। युनजियो ने जांच की कि क्या नानजू ने अपना फॉर्च्यून स्लिप निकाला है, लेकिन बुजुर्ग महिला ने फिर उन दोनों से हेल्प मांगी। वे बुजुर्ग महिला के साथ उसके घर वापस गए, जहां उनके पोते ने उनका वेलकम किया। घर पहुंचकर नानजू ने देखा कि कैलेंडर 1 महीने से फटा नहीं था, मेज पर डस्ट जमी थी और सामान ले जाने के लिए पैक किया हुआ लग रहा था। युनजायो खाना बनाने लगा, जबकि नानजू ने युनजायो द्वारा परोसे गए केक देखे। जब उसने लुआंग से पूछा कि क्या वो कुछ खाना चाहता है तो लुआंग ने मना कर दिया। नानजू को तुरंत समझ आ गया कि युनजायो का खाना इतना ब्लैंड क्यों था। उसकी टेक्निक बुरी नहीं थी, लेकिन टेस्ट और इंग्रेडिएंट्स के बारे में उसकी नॉलेज कम थी। बुजुर्ग महिला एक बार फिर नानजू के पास गई और उसे एक बॉक्स देते हुए कहा कि वो उसे उसके बेटे तक पहुंचा दे। अचानक एक कपल वहां पहुंच गया और अपने बेटे को वहां देखकर शॉक्ड रह गया। नानजू के ग्रुप को देखकर उन्हें शक हुआ और उन्हें लगा कि वे तीनों ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं। नानजू ने बताया कि उन्हें बुजुर्ग महिला और उसके पोते ने अंदर बुलाया था, किसी ने नहीं। हालांकि उस आदमी ने दावा किया कि उसकी मां का कुछ समय पहले निधन हो गया था, जिससे उसे नानजू की स्टोरी पर शक हुआ। नानजू ने बुजुर्ग महिला द्वारा दिया गया बॉक्स उसे दे दिया, लेकिन उस आदमी ने झुंझलाकर उसे एक तरफ फेंक दिया। जब सामान बाहर गिर गया तो वो रुका और आखिरकार सुनने के लिए बैठ गया। तभी नानजू को एहसास हुआ कि उस बुजुर्ग महिला का तो बहुत पहले ही देहांत हो चुका था और यही वजह थी कि घर इतना डिलैपिडेटेड हो गया था। बॉक्स के अंदर एक टॉय था जिसे वो आदमी अपनी माँ से खरीदना चाहता था, लेकिन पहले ही कोई और उसे ले गया था। अपने बेटे के प्यार में बुजुर्ग महिला टॉय खरीदने के लिए बहुत दूर गई थी और इतने सालों तक उसे संभाल कर रखा था।
टॉय के साथ एक ड्राइंग भी था जो उस आदमी ने बचपन में बनाया था। उस आदमी ने बताया कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करता था, खासकर जब से उसके पिता का निधन जल्दी हो गया था। उसे ये भी याद आया कि कैसे एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद उसकी माँ ने डॉक्टर से उसे बचाने की रिक्वेस्ट की थी। डॉक्टर ने उसे ठीक होने में हर पॉसिबल हेल्प की। हॉस्पिटल में रहने के दौरान उसकी माँ उसके साथ रही और उसकी वाइफ दोनों की केयर करती रही। उस दौरान तीनों ने साथ में एक फोटोग्राफ खिंचवाई थी और कुछ ही समय बाद कपल को एक बच्चा हुआ, जिसके बाद एक और फैमिली पिक्चर ली गई। हालांकि हाल के वर्षों में वो व्यक्ति इतना बिजी हो गया था कि वो अपनी माँ के साथ नया साल मनाने के लिए घर नहीं जा सका। ये जानते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे के फैमिली को एक लेटर लिखा था। उसका बेटा उसे हर महीने जो पैसे भेजता था वो उसे बड़ी सावधानी से सेव करके रखता था, क्योंकि वो उसमें से बहुत कम खर्च करती थी और चाहती थी कि उसे अपने पोते की पढ़ाई पर खर्च कर दे। अपने लेटर में उसने अपने बेटे के परिवार के साथ आखिरी बार नया साल ना मना पाने का रिग्रेट जाहिर किया। अब वो आखिरकार पीस की सांस ले सकती थी। यह सबके लिए एक लेसन बन गया। जिंदगी चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, अपनों के लिए हमेशा समय निकाले। खोए हुए मोमेंट्स पर पछताने के लिए बहुत देर होने का इंतजार न करें। उस आदमी के फैमिली ने बुजुर्ग महिला को अपनी शुभकामनाएं भेजने के लिए लैंटर्न्स जलाई। नानझू का ग्रुप भी अपना काम पूरा करके चला गया। कई दिनों बाद नानझू को एक नए सेलेस्टियल कैलेंडर का सामना करना पड़ा, जिसने अपना परिचय हुआ झाओ के रूप में दिया, जो चीन के प्राचीन फ्लावर ऑफरिंग फेस्टिवल का प्रतिनिधित्व करने वाला देवता है। यह त्योहार पहले बहुत पॉपुलर था, जब युवतियां देवताओं को फूल चढ़ाती थीं, लेकिन अब ये धीरे धीरे लुप्त हो गया है और अब केवल कुछ ही जगहों पर यह ट्रेडिशन बची हुई है। हुआ झाओ ने कहा था कि मानव जीवन एक फूल की तरह है, ये कुछ देर खिलता है और फिर मुरझा जाता है। उनका मानना था कि एक दिन सारे फेस्टिवल्स भुला दिए जाएंगे और उनके जैसे सेलेस्टियल कैलेंडर्स धीरे धीरे इटर्नल स्लीप में चले जाएंगे। नानझू ने लोगों को ऐसे फेस्टिवल्स को भूलने से रोकने की इच्छा जताई, लेकिन हुआ झाओ ने जवाब दिया कि लाइफ और डेथ अपने नियत मार्ग पर चलते हैं और जो भी आए उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बातचीत करते हुए उन्होंने देखा कि एक लड़की पास के एक पेड़ को गले लगा रही है। वो अपनी बीमार फ्रेंड के साथ पेड़ को खिलते हुए देखना चाहती थी, लेकिन अंधी होने के कारण वो खुद फूल नहीं देख पा रही थी। हुआ झाओ ने उसे फूलों की इमेजिनेशन करने में हेल्प करने के लिए एक पत्ता दिया। जब उन्होंने पूछा कि वो वहां कैसे पहुंची, तो उसने बताया कि एक फ्रेंड उसके साथ आई थी। वो फ्रेंड सीटू निकला, जो दौड़ता हुआ आया लेकिन लड़खड़ा गया, जिससे नानझू ने उसे उठाने में मदद की। सीटू के हाथ पर एक घाव था, जिसमें से अचानक बुरी आत्माएं निकल आईं। हुआ झाओ ने जल्दी से घाव भर दिया और सीटू ने उस लड़की का परिचय एक निन के रूप में कराया। दोनों ग्रुप्स ने कुछ देर तक बातचीत की, फिर एक निन ने जाने का डिसीजन किया। जैसे ही वो और सीटू चले गए, हुआ झाओ ने नानझू को सीटू के घाव से निकली खतरनाक ईविल मिस्ट के बारे में वार्निंग दी। हालांकि जब नानझू वापस लौटा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि सीटू के आसपास कोई ईविल स्पिरिट नहीं थी। हुआ झाओ ने बताया कि उस दिन जिन ईविल स्पिरिट्स का उन्होंने सामना किया था वे सीटू से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि किसी और ने उन्हें वहां पहुंचाया था। हालांकि हुआ झाओ को दोनों में से किसी पर भी कोई बुरा असर नहीं दिखा, इसलिए नानझू ने उसे अपने आसपास की स्थिति का इंस्पेक्शन लेने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद सीटू अचानक नानझू के लिए खाना लेकर आ गया। नानझू को तुरंत समझ आ गया कि सीटू जरूर किसी निन से जुड़ी किसी बात पर आया होगा। दरअसल सीटू को बस उस निन पर सिंपैथी आ रहा था, जिसकी एक एक्सीडेंट में आंखों की रोशनी चली गई थी और अब उसका एकमात्र साथी एक डॉग था। वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। डॉग भी वही दोस्त था जिसे निन अपने साथ फूल दिखाने ले जाना चाहती थी। बदकिस्मती से डॉग बूढ़ा और बीमार था, यानी वो ज्यादा देर तक उसके साथ नहीं रह पाता। निन डॉग की लाइफ बढ़ाने की उम्मीद में बार बार वेटरिनेरियन से संपर्क करती रही। एक दिन वो कुछ सामान खरीदने बाहर गई थी और दुकान के कर्मचारी ने उसे केयरफुल रहने को कहा, क्योंकि रात में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। खरीदारी खत्म करने के बाद वो घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो अपने घर के पास एक गली में पहुंची, उससे अचानक तेज हवा की भयानक आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी एंग्जाइटी बढ़ गई। वो एक कदम पीछे हटी, तभी एक आदमी गत्ते के बक्सों से लदी एक गाड़ी को धकेलता हुआ वहां से गुजरा। अचानक एक ब्लैक शैडो आगे बढ़ी और गाड़ी को जोर से गिरा दिया। बक्से एक निन पर गिरने ही वाले थे कि हुआ झाओ ने उसे बचाने के लिए तुरंत एक मैजिक कर दिया। उसने उसकी वॉइस पहचान ली और पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने इसे एक छोटी सी एक्सीडेंट समझकर टाल दिया और उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। हालांकि हुआ झाओ को एहसास हो गया था कि ईविल स्पिरिट्स का दिखना किसी न किसी तरह अनिन से जुड़ा था। इस बीच ड्रंक सीटू ने अचानक स्वीकार किया कि उसे अनिन सचमुच पसंद है। हुआ झाओ जल्द ही नानझू को सिचुएशन की सूचना देने के लिए वापस लौटी, लेकिन जैसे ही सीटू को पता चला कि अनिन डेंजर में है, वो अपना कंट्रोल खो बैठा। हुआ झाओ ने अनिन की रक्षा के लिए एक फ्लावर ट्विग पीछे छोड़ दी और उसी क्षण वो अपने गाइड डॉग ट्रेनर से मिल गई। ट्रेनर उसे एक नया गाइड डॉग लेने की एडवाइस देने आया था, क्योंकि उसका मौजूदा गाइड डॉग अब इस ड्यूटी के लायक नहीं रहा था। हालांकि अनिन ने जिद करके मना कर दिया। तब तक उसका डॉग बुरी मिस्ट से बुरी तरह संक्रमित हो चुका था और मैड हो चुका था। सुरक्षात्मक फ्लावर ब्रांच ने अपना असर दिखाया, जिससे हुआ झाओ को पहले एक्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि सीटू और नानझू उसके पीछे भागे। वे दोनों अनिन के रूम में चढ़ गए, जहां उन्हें वो और अनकॉन्शियस ट्रेनर दोनों मिले। सीटू को भी ईविल स्पिरिट्स ने तुरंत बेहोश कर दिया।
हुआ जाओ, जो पहले से ही वीक था, ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और पराजित। नांजू के पास स्थिति से निपटने के लिए अपनी ब्लैक स्वॉर्ड निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक ही वार से उसने बुरी मिस्ट को दूर कर दिया और थके हुए कुत्ते को पीछे छोड़ दिया। हुआ जाओ ने फिर कुत्ते और निंग स्थान दोनों के लिए एक इल्यूजन पैदा किया, जहां वो अपने कुत्ते को देख सकती थी और उन ब्लूमिंग फ्लावर्स को निहार सकती थी जिन्हें वो हमेशा से उसके साथ निहारना चाहती थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो कितनी सेल्फिश थी, कुत्ते को पकड़कर उसे लंबे समय तक पेन देती रही। इस रियलाइजेशन ने आखिरकार कुत्ते को पीस दी और उसे बिना किसी पछतावे के मरने दिया। कुछ ही समय बाद नांजू सीटू को फूल देखने ले गया, जहां उन्होंने निंग को अपने नए गाइड डॉग के साथ फूलों को निहारते हुए देखा। कुछ दिनों बाद पड़ोस की एक चाची नांजू के घर आई और उसे बताया कि आज हंशी फेस्टिवल है। पड़ोस के कई बुजुर्ग उसके घर आकर महजोंग खेलना चाहते थे, जिसके लिए वो मान गया। तभी उसकी मुलाकात उस दिन की डिवाइन स्पिरिट से हुई। उस आत्मा ने अपना परिचय हंशी के रूप में दिया और हुआ झाओ की तरह कमजोर अवस्था में दिखाई दिया। चूंकि नांजू के घर गेस्ट्स आने वाले थे, इसलिए वो हंशी को बातचीत के लिए बाहर ले गया। हंशी ने बताया कि हुआ झाओ की तरह वो भी धीरे धीरे वैनिश हो रहा था, क्योंकि लोग अपने त्योहारों को भूल रहे थे, जिससे उसकी पावर काफी कम हो रही थी। ऐसा माना जाता था कि हंशी त्योहार किसी डीटी की याद में मनाया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। हंशी ने अतीत की एक स्टोरी सुनाई। एक बार एक मंक एक गिरते हुए राजवंश के आखिरी जीवित हेयर को निर्वासित कर ले गया। वे दोनों भयंकर भूख से तड़पते हुए बर्फीले पहाड़ों में भाग गए। हताश होकर भिक्षु ने उस युवा उत्तराधिकारी को जीवित रखने के लिए उसे अपना फ्लैश खिलाना शुरू कर दिया। जब उत्तराधिकारी को सच्चाई का पता चला तो उसने शपथ ली कि जब वो थ्रोन पर वापस आएगा तो वो भिक्षु की काइंडनेस का बदला चुकाएगा। अंततः उत्तराधिकारी वापस लौटा और सत्ता हथियाकर किंग बन गया। नए शासक ने भिक्षु को रिवॉर्ड करना चाहा, लेकिन भिक्षु ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसने तो बस अपना ड्यूटी निभाया था। इसके बाद साधु अपनी वृद्ध माँ को सॉलिट्यूड में रहने के लिए एक पहाड़ पर ले गया। साधु को छिपने से रोकने के लिए राजा ने पूरे पहाड़ को आग लगाने का आदेश दिया। हालांकि जब आग ने सब कुछ भस्म कर दिया तो केवल साधु और उसकी माँ ही बचे और उनके शरीर सेक्रेड ट्री के नीचे जलकर मर गए। भिक्षु के बलिदान के ऑनर में लोगों ने हंशी उत्सव की स्थापना की और फायर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। नांजू जानता था कि हंशी का एग्जिस्टेंस बहुत पहले से था, इसलिए उसने पूछा कि हंशी बड़ा है या लुआंग। हंशी ने स्वीकार किया कि लुआंग अभी भी बड़ा है, क्योंकि लुआंग में अपार दिव्य शक्ति थी और उसने अनगिनत ईवल स्पिरिट से युद्ध किया था। कैलेंडर स्पिरिट्स में सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद लुआंग हमेशा दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता था और कभी एरोगेंट नहीं होता था। अचानक अन्य कैलेंडर आत्माओं ने बाहर जाकर हुआ झाओ से मिलने की इच्छा व्यक्त की। नांजू ने उन्हें जाने दिया और केवल दो भाई जियूनियान और दानियान यूनजियो के साथ प्रकट हुए। कुछ ही देर बाद लुआंग भी प्रकट हुआ। यूनजियो को आश्चर्य हुआ कि कैलेंडर आत्मा किन मिंग वहां क्यों नहीं थी। किन मिंग का जिक्र दान नियान को चिढ़ाने लगा। उन्होंने बताया कि किन मिंग त्योहार ने हांशी त्योहार को फेड कर दिया था, जिससे हांशी धीरे धीरे कमजोर हो गया और उसे भुला दिया गया। हालांकि हांशी को कोई रिजेंटमेंट नहीं थी। बहुत पहले किन मिंग को बहुत दुख हुआ था जब उसके त्योहार को मॉर्निंग डे माना जाता था। हंशी ने उसे सलाह दी थी कि हर त्योहार का अपना एक अलग मतलब होता है और समय के साथ उसे अपने एग्जिस्टेंस का महत्व समझ में आ जाएगा। दानियान का मानना था कि किन मिंग ने हंशी के साथ रहना कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए वो हमेशा उससे दूर रहता था। इसी बीच एक पुल परियोजना के निर्माण फोरमैन ने खुद को एक बार फिर मुश्किल में पाया। उसके कर्मचारियों ने हाल ही में उस जगह के नीचे कई डेड बॉडीज खोदकर निकाली थी। फोरमैन ने उन्हें चुप रहने और पुलिस को सूचना न देने का आदेश दिया। पहले तो उसे लगा कि मामला बिगड़ेगा नहीं, लेकिन जल्द ही एक और कर्मचारी दौड़ता हुआ आया और उसे बताया कि और भी लाशें मिली हैं। उस रात जब नांजू हंशी से बातें कर रहा था, अचानक कंस्ट्रक्शन फोरमैन का फोन आया और उसने मदद मांगी कि कोई बड़ी घटना घट गई है। नांजू ने जांच करने का फैसला किया और हंशी को घर लौटने को कहा। हालांकि हंशी ने उसके साथ जाने की जिद की, क्योंकि ड्यूटी के दौरान हंशी की सेफ्टी की जिम्मेदारी उसी की थी। दोनों निर्माण स्थल पर स्थिति का आकलन करने पहुंचे। हंशी को तुरंत ही उस क्षेत्र में एक शक्तिशाली बुरी मिस्ट का आभास हुआ। नांजू ने उस गड्ढे की जांच शुरू की जो मजदूरों ने खोदा था। पहले तो कुछ भी होता हुआ नहीं लगा। नांजू ने सोचा कि कोई गोश्त तो नहीं है, इसलिए उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। तभी अचानक एक शवल हवा में उछला। फिर एक के बाद एक बुरी आत्माएं उस गड्ढे से बाहर निकलने लगीं, जिससे नांजू को युद्ध करने पर मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और पलटवार किया। नांजू ने हंशी से अपनी शक्ति का अति प्रयोग न करने का आग्रह किया, लेकिन हंशी ने जोर देकर कहा कि उसके जैसे लियाईशी की सहायता करना उसका कर्तव्य है। कोई विकल्प न होने पर नांजू ने हंशी को युद्ध में उसका साथ देने की अनुमति दे दी। हालांकि चाहे उन्होंने कितनी भी आत्माओं को हराया हो, उनकी संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे दोनों एक कोने में धकेल दिए गए। अचानक दुष्ट आत्माएं पीछे हट गईं और एक जायंट सर्पेंट में विलीन हो गईं। नांजू की तलवार अचानक अपने आप उड़कर सांप पर हमला करने लगी, जिससे हंशी को बीच में आकर अपने मैजिक से उसे जमाना पड़ा।
हानशी ने नानजू से वहां से चले जाने का आग्रह किया, लेकिन उसने सब कुछ अकेले कैलेंडर आत्माओं के भरोसे छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने कैलेंडर ऑफ हेवन एंड अर्थ निकाला और किताब में पढ़ा हुआ एक मंत्र इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसे ही उसने चांट किया, ऊपर तूफानी बादल उमड़ पड़े। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार पूरा किया, बिजली सर्प पर गिरी। फिर भी राक्षस पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। तभी एक उड़ती हुई तलवार सांप की गर्दन में घुस गई और लुआंग वहां पहुंच गया। उसने एक तेज प्रहार से उस जीव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि हानशी अब बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करने के कारण खतरनाक रूप से वीक हो चुका था। नानजू ने पूछा कि लुआंग कैसे आया, तो उसने बताया कि उसे डेंजर महसूस हुआ था और वो जांच करने आया था, लेकिन उसे एक जायंट स्नेक मिला। नानजू ने फिर हानशी को कैलेंडर पर वापस जाकर रेस्ट करने को कहा, लेकिन अचानक लुआंग लॉस्ट कंट्रोल कर बैठा। करप्टेड बाय डार्कनेस, उसने नानजू पर हमला किया और हानशी को एक शक्तिशाली टेक्निक अपनाने पर मजबूर कर दिया, जिससे लुआंग पर छाई ईविल मिस्ट दूर हो गई। फिर हानशी ने नानजू को लुआंग की हालत के बारे में बताया और उससे कुछ रिक्वेस्ट किया, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो गिर पड़ा। अगली सुबह नानजू घर पर उठा और हानशी को पाया। वो कुछ हद तक ठीक लग रहा था। नानजू ने पूछा कि क्या उसने मन बना लिया है कि हानशी डिसअपियर होने वाला है और अपना आखिरी दिन किनमिंग के साथ बिताना चाहता है, क्योंकि आज क्विंगमिंग फेस्टिवल था, एक ऐसा दिन जब लोग मृतकों का ऑनर करते हैं। इसी समय कैलेंडर आत्मा किनमिंग भी इविल स्पिरिट्स को नष्ट करने के लिए नश्वर लोक में अवतरित हुई थी। जल्द ही उसका सामना हानशी और नानजू से हुआ। हालांकि खुश होने के बजाय किनमिंग अनॉयड हो गया और उसने नानजू पर हानशी को यहाँ रहने की अनुमति देकर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसके अलावा किनमिंग को शक था कि हानशी केवल उसकी सर्वेलेंस के लिए रुका था। उसे डर था कि वो एक कैलेंडर आत्मा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है। हालांकि नानजू चाहता था कि किनमिंग उसकी बातों का ध्यान रखे और उसे याद दिलाए कि हानशी ने ही उसे अकेले ही वो व्यक्ति बनाया था जो वो आज है। दूसरी ओर किनमिंग नहीं चाहते थे कि नानजू उनके मामलों में ज्यादा इंटरफेयर करे। बाद में नानजू की मुलाकात सीटू से हुई, जिसने उत्सुकता से नानजू के नए परिचित के बारे में पूछा। किनमिंग का नाम सुनकर सीटू ने सोचा कि ये नाम जरूर कोई मनहूस नाम होगा, क्योंकि ये नाम इतने दुखद त्योहार से मेल खाता था। उस पल हानशी को याद आया कि किनमिंग पहले अपने ट्रेनिंग में कितने मेहनती थे। हालांकि हानशी का मानना था कि कैलेंडर स्पिरिट को बस अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाना होता है। हानशी की रक्षा के लिए किनमिंग हमेशा और स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था। फिर समूह अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। सीटू पहले आगे बढ़ गया था। हानशी ने टिप्पणी की कि किनमिंग अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि कैलेंडर की सबसे शक्तिशाली आत्माओं में से एक बन सकता है। हालांकि किनमिंग को यह पसंद नहीं था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए मानो वो अभी भी एक बच्चा हो जिसे हानशी की केयर की जरूरत हो। जब वे नानजू की दादी की कब्र पर पहुंचे तो उसे पुरानी बातें याद आ गईं। उसे याद आया कि कैसे उसे यहाँ लाते समय दादी ने एक आंसू भी नहीं बहाया था। हानशी ने कहा कि उसने शायद इस दिन की कल्पना कर ली थी और वो नानजू के लिए स्ट्रेंथ और रेजिलियंस की एक मिसाल कायम करना चाहती थी। तभी किनमिंग ने पास के एक परिवार को विलो की एक शाखा पर चर्चा करते सुना। कहा जाता है कि बहुत पहले एक भिक्षु और उसकी माँ विलो के पेड़ के नीचे लगी आग में जलकर मर गए थे और कुछ ही समय बाद उसी शाखा में नई शाखा उगने लगी। इसी वजह से लोगों का मानना था कि क्विंगमिंग फेस्टिवल और पूर्वजों की कब्रों पर विलो की शाखाएं रखने की परंपरा की शुरुआत हानशी फेस्टिवल से हुई थी। किनमिंग को याद आया कि कैसे पहले लोग अक्सर उसका मॉक करते थे, उसे कमजोर कहते थे और कहते थे कि वो पूरी तरह से हानशी पर निर्भर है। उनका दावा था कि हानशी के बिना किनमिंग कुछ भी नहीं है। इस वजह से किनमिंग का हानशी के प्रति सारा अफेक्शन धीरे धीरे खत्म हो गया था। परिवार ने यह भी बताया कि कैसे क्विंगमिंग फेस्टिवल धीरे धीरे हानशी फेस्टिवल की जगह ले रहा था और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। चूंकि हानशी फेस्टिवल में आग का इस्तेमाल वर्जित था, इसलिए प्राचीन काल में लोग उस दिन खाना नहीं पका सकते थे, जिससे उसका पतन हो गया। यह सुनकर नानजू को थोड़ा एंग्री महसूस हुआ, लेकिन हानशी ने बहुत पहले ही अपनी डेस्टिनी स्वीकार कर ली थी। हालांकि किनमिंग साफ तौर पर फ्यूरियस था। उसने बार बार दखल दिया और पास खड़ी महिला को फायर क्रैकर्स जलाने से रोका। आखिरकार किनमिंग ने जानबूझकर आग जला दी, जिससे पटाखे बेतहाशा फूट पड़े। ये सोचकर कि ये एक बैड ओमेन है, उस महिला ने अपनी सारी आत्मिक संपत्ति एक ही बार में जला देने का फैसला किया। हानशी ने उन्हें सलाह दी कि वे अभी न जाएं और आग पर नजर रखने के लिए वहीं रुके, कहीं ऐसा न हो कि जंगल में आग लग जाए। लेकिन महिला ने उसकी बात इग्नोर कर दी और वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद हवा तेज हो गई और इविल स्पिरिट्स आग की लपटों में घुस गईं। आग अचानक जोरदार तरीके से भड़क उठी। नानजू ने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें बुझने का नाम ही नहीं ले रही थीं। किनमिंग ने हानशी से कहा कि चूंकि वो वीकेंड हो गया है, इसलिए उसे दखल अंदाजी बंद कर देनी चाहिए। फिर नानजू ने दोनों कैलेंडर आत्माओं को लोगों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया, जबकि वो बुरी आत्माओं से निपटता रहा। उसने आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक मंत्र का प्रयोग किया। किनमिंग की शक्ति ग्रोथ एंड रिन्यूअल को बढ़ावा देने के लिए थी, इसलिए वो आग नहीं बुझा सका, वो केवल दुष्ट आत्माओं का दमन कर सका। इस कारण हानशी को स्वयं ही लपटों के कुछ हिस्सों को फ्रीज करना पड़ा, लेकिन किनमिंग और अन्य लोगों को बचाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए वो धीरे धीरे निढाल हो गया। फिर भी किनमिंग ने कोई ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं की। इसके बजाय उसने हानशी से बस रेस्ट करने के लिए कोई जगह ढूंढने को कहा, लेकिन हानशी केप्ट फाइटिंग।
जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई उन्हें पता चला कि आग में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। उनके पास उन्हें बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस समय तक नानजू पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुका था। किन मिंग और हंशी उसकी मदद के लिए वापस लौटे क्योंकि गांव वालों को पहले ही वहां से निकाल लिया गया था। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि आग के लिए जिम्मेदार परिवार अभी भी नीचे फंसा हुआ है। नानजू उन्हें बचाने जाना चाहता था लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी। इस तरह हंशी ने अपना डिसीजन लिया। किन मिंग ने उसे रोकने की कोशिश की, चेतावनी दी कि हंशी में बहुत कम डिवाइन पावर बची है, लेकिन हंशी ने अपने बारे में सोचने से इनकार कर दिया। उसने लोगों के जीवन को प्राथमिकता दी। यही एक कैलेंडर आत्मा का ड्यूटी था। अपनी बची हुई दिव्य शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए हंशी ने एक विशाल संरचना बनाई। आकाश से बर्फ गिरने लगी जिसने पूरे पहाड़ पर फैली आग को तेजी से बुझा दिया। फिर हंशी पूरी तरह से वैनिश्ड हो गया और आगे बढ़ गया। इस बीच आग के लिए जिम्मेदार परिवार को पता ही नहीं था कि आग कैसे लगी, जिससे किन मिंग को गुस्सा आ गया। वो उनकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत क्रोधित था, जिसकी वजह से हंशी हमेशा के लिए वहां से चला गया था। जैसे ही वो उन पर हमला करने वाला था, नानजू ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया। नानजू को एहसास हुआ कि किन मिंग को बुरी धुंध ने निगल लिया है और उसने परिवार को वहां से भाग जाने के लिए कहा। किन मिंग ने हर बात का दोष मनुष्यों पर मढ़ा। उसका मानना था कि उन्हीं की वजह से हंशी कमजोर हुआ था और अब उन्हीं की वजह से हंशी गॉन फॉरएवर हो गया है। उसी समय लू वांग वहां पहुंचे और उन्होंने किन मिंग से इविल मिस्ट को दूर भगा दिया। किन मिंग ने गुस्से से कहा कि हर कोई नश्वर प्राणियों को इंपॉर्टेंस देता है, क्या इसका मतलब ये है कि उनके जैसी कैलेंडर स्पिरिट्स उसी रिस्पेक्ट की पात्र नहीं है? लू वांग ने जवाब दिया कि किन मिंग अभी भी हंशी के दिल को समझ नहीं पाए हैं। सालों पहले किन मिंग कभी इस ट्रूथ को स्वीकार नहीं कर पाए कि हंशी इंसानों की प्रोटेक्शन करते हुए घायल हो गए थे, लेकिन हंशी का बिलीव था कि वे इंसानों के ट्रस्ट की वजह से ही अस्तित्व में हैं। भले ही इविल स्पिरिट्स इंसानों से ही जन्म लेती हों, फिर भी मानवता की रक्षा करना उनका ड्यूटी है। चूंकि किन मिंग को हंशी की शैडो कहकर बार बार इंसल्ट किया गया था, इसलिए उसने खुद को और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और ये डिसाइड कर लिया था कि अब उसे हंशी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे जैसे किन मिंग स्ट्रॉन्गर होता गया, हंशी वीकर होता गया, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड उसे धीरे धीरे भूलता गया। फिर भी हंशी ने इंसानों की रक्षा का अपना डिटर्मिनेशन कभी नहीं छोड़ा। नंजू ने किन मिंग को बताया कि हंशी आज नश्वर संसार में सिर्फ किन मिंग के साथ अपना लास्ट मोमेंट बिताने के लिए रुके थे। हंशी को पहले से ही पता था कि वो जल्द ही वैनिश हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो रुकें और देखें कि किन मिंग कितना पावरफुल बन गया है। हंशी के चले जाने से सभी हार्ट ब्रोकन थे। हालांकि नंजू अभी भी इस होप पर अड़ा था कि कैलेंडर स्पिरिट्स को वापस लाने का कोई तरीका हो सकता है। लू वांग ने रिग्रेट के साथ उससे कहा कि उसकी इच्छा इम्पॉसिबल है। कैलेंडर स्पिरिट्स ह्यूमंस की तरह एक बार चले जाने के बाद वापस नहीं आ सकते। वे सभी पहले से ही इस फेट को एक्सेप्ट कर चुके थे। नंजू ने लू वांग से पूछा कि किन मिंग कहाँ गया है। लू वांग ने कहा कि अभी उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। इस समय किन मिंग पहाड़ पर ही रहा, अपने ग्रीफ को शराब में ड्राउन करता रहा, लेकिन चाहे वो कितना भी पी ले, वो हंशी को भूल नहीं पा रहा था। अचानक इविल मिस्ट फिर से दिखाई दी। उसने विस्पर किया कि ह्यूमन बींग्स प्रोटेक्शन के लायक नहीं है, वे केवल इररिस्पॉन्सिबल क्रीचर्स हैं जिन्होंने हंशी को बिट्रे किया। हंशी ने उन्हें अनगिनत बार बचाया, फिर भी वे उसे इतनी जल्दी भूल गए। सच में नश्वर लोग कैलेंडर स्पिरिट्स की प्रोटेक्शन के लायक नहीं थे। किन मिंग एक बार फिर इविल मिस्ट के इन्फ्लुएंस में आने लगा। उस नाइट नंजू सो चुका था। उसे लू वांग की वार्निंग याद थी कि पहाड़ की इविल स्पिरिट सामान्य नहीं है और उसे किन मिंग पर नजर रखनी चाहिए। किन मिंग की अनस्टेबल इमोशंस ने उसे एक और अटैक के लिए वल्नरेबल बना दिया था। जब नंजू की नींद खुली, उसने देखा कि किन मिंग उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमला करने की बजाय किन मिंग ने उस इविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया जो नंजू को टारगेट कर रही थी। किन मिंग ने लेट आने के लिए माफी मांगी। फिर उसने बताया कि कैसे जैसे ही इविल स्पिरिट्स उसे जकड़ने वाली थी, हंशी की एक ब्रांच ने उसे अवेकन कर दिया। उसने उनसे फाइट किया और उन्हें भगा दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वे शुरुआत से ही नंजू को टारगेट कर रही थी, इसलिए वो जल्द से जल्द वापस लौट आया। अब इविल स्पिरिट्स और भी अनप्रेडिक्टेबल हो गई थी, इसलिए किन मिंग ने नंजू को अलर्ट रहने के लिए कहा। अगले कुछ दिनों में नंजू को बार बार अजीब अटैक्स का सामना करना पड़ा। नतीजतन कैलेंडर स्पिरिट्स को पूरे घर की प्रोटेक्शन के लिए स्पेल्स का यूज करना पड़ा। इस बीच एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मोटा इविल गॉड, सुईपिंग और पहला वाला आराम कर रहे थे कि अचानक उन स्नेक्स का मास्टर जो नंजू पर अटैक कर रहा था वापस आ गया। सुईपिंग ने उसे टीज करते हुए कहा कि वो अपनी मेहनत वेस्ट कर रही है क्योंकि नंजू की प्रोटेक्शन पावरफुल कैलेंडर स्पिरिट्स कर रहे हैं। साथ ही पहाड़ पर उसकी केयरलेस हरकतें उसके मास्टर की इच्छा के खिलाफ थीं। लेकिन उस वुमन ने काउंटर किया कि सुईपिंग खुद भी कोई बेटा नहीं है। आखिर जिस ट्रेजर का उसने 100 साल तक इंतजार किया था, वो अब नंजू के हाथ में है। यह सुनकर सुईपिंग अनईजी हो गई और वहां से जाने का डिसीजन ले लिया। अगली मॉर्निंग नंजू एक कैलेंडर स्पिरिट के साथ बाहर निकली। आज जोंगवू फेस्टिवल था और उस स्पिरिट का नाम भी जोंगवू था। जोंगवू ने देखा कि नंजू के घर के पास 2 बच्चे टॉय स्नेक्स खरीद रहे हैं। उसने तुरंत उन्हें मना किया, ये कहते हुए कि ये चीजें अनसेफ हैं। बाद में जब बच्चों ने नंजू को तंग किया तो उसे मजबूरी में उनके लिए टॉय स्नेक्स खरीदने पड़े। उसे लगा कि जोंगवू जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि डिसिप्लिन बचपन से सिखाना जरूरी है। फिर नंजू ने उसे स्टिकी राइस केक्स खाने का इनवाइट दिया क्योंकि उसने कई वैरायटीज खरीदी थी।
लेकिन झोंगवू ने आर्ग्यू किया कि सिर्फ ओरिजिनल फ्लेवर ही रियल ट्रेडिशनल है। उसने मॉडर्न लोगों की परंपराएं छोड़ने के लिए क्रिटिसिज्म की। कोई ऑप्शन न होने पर नंजू ने उसकी बात मान ली, लेकिन समय के साथ झोंगवू ने और रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी। पोटैटोज, टोफू और कई चीज़ों पर बैन लगा दिया, जिससे नंजू फ्रस्ट्रेटेड हो गया। कम से कम वो ड्रैगन बोट फेस्टिवल तो एंजॉय कर सकता था। एक बार उसने देखा कि झोंगवू कहीं जा रहा है। झोंगवू ने बताया कि वो पारंपरिक लिकर खरीदने जा रहा है। उसी समय आसमान में बारिश के साइंस दिखने लगे। झोंगवू सुपरमार्केट पहुंचा, लेकिन डिजायर्ड लिकर नहीं मिली, इसलिए वो वापस लौटने लगा। तब तक बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए वो जल्दी घर लौटने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तभी एक स्नेक उस पर जंप करने ही वाला था, जिसे झोंगवू ने भगा दिया। लेकिन बीइंग अ स्ट्रिक्ट पर्सन, उसे उस लड़की का रिवीलिंग ड्रेस पसंद नहीं आया। वो जाने ही वाला था कि लड़की ने पैसे लौटाने की जिद की। तभी पल भर में उसने पलटकर उसे बाइट कर लिया। उस नाइट सीटू नंजू को ढूंढते हुए आया और बताया कि पास के एक होटल में लगातार डेथ्स हो रही हैं। नांजू ने सीटू को अलर्ट रहने को कहा, क्योंकि वो खुद कभी होटलों में नहीं जाता था। अचानक झोंगवू वापस लौट आया। अब सांप औरत उसे बाइट के जरिए कंट्रोल कर रही थी। इस बिंदु पर उन्हें एहसास हुआ कि हाल ही में होटल में हुई मौतों के लिए भी वही जिम्मेदार थी और वो वास्तव में नांजू को टारगेट कर रही थी। झोंगवू नांजू के पास गया और उसे शराब दी, लेकिन नांजू को लगा कि उसमें कुछ सस्पिशियस है। फिर झोंगवू अचानक से उठ गया, लेकिन दर्द से उसका सिर पकड़ लिया गया। सर्पिनी जानती थी कि उसका जहर किसी भी पंचांग आत्मा को पूरी तरह से वश में नहीं कर सकता। इसके तुरंत बाद एक और मर्डर का मामला सामने आया। सीटू को शक हुआ कि इसके पीछे कोई सर्पेंट डीमोनेस है और उसने उससे मिलने की इच्छा जताई। नांजू ये जानते हुए भी कि ये सब व्यर्थ है, फिर भी सीटू को कॉशन देने की कोशिश की। स्नेक वुमन ने तुरंत एक नया टारगेट पहचान लिया और उसका पीछा करने निकल पड़ी। अगले दिन नांजू और झोंगवू उस होटल में गए जहां किलिंग्स हुई थी। नांजू को यह अजीब लगा कि वहां किसी भी बुरी आत्मा का कोई निशान नहीं था। उसने झोंगवू से उसकी गर्दन पर लाल निशान के बारे में भी पूछा, ये सोचकर कि शायद उसका किसी औरत से सामना हुआ होगा। लेकिन झोंगवू, जो स्ट्रिक्ट और डेडिकेटेड था, ने ऐसे विचारों को खारिज कर दिया। उसने अंदाजा लगाया कि ये उसी लड़की की होगी जिसे उसने पिछले दिन बचाया था। उस रात नांजू ने ऑनलाइन खबरें देखी और कुछ स्ट्रेंज देखा। पूरा शहर संदिग्ध रूप से साफ सुथरा था। बढ़ती हत्याओं के बावजूद एक भी इविल स्पिरिट प्रकट नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज या किसी ने उन्हें डराकर भगा दिया हो। जहां तक हत्याओं का सवाल है, तो हो सकता है कि वे किसी सीरियल किलर का काम हो। इसी बीच एक ड्रंक आदमी घर जा रहा था कि अचानक किसी अननोन शक्ति ने उसे पूरी तरह से नहला दिया और उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। उसी समय सुई पिंगेन प्रकट हुआ और उस शक्ति का सामना किया जिसने अभी अभी उस आदमी को डिवार किया था। यह क्रीचर सांताई था, जो सुई पिंगेन की सेवा करने वाले स्वामी का अधीनस्थ था। दरअसल ये मोटा दुष्ट देवता ही था जो इलाके से इविल स्पिरिट्स का सफाया कर रहा था और शायद किसी बड़ी योजना की तैयारी कर रहा था। सुई पिंगेन ने बताया कि स्नेक वुमन नांजू का जुनूनी शिकार कर रही थी, लेकिन सांताई ने उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। तब तक नांजू और झांगवू घर लौट आए थे और सीटू से उनकी मुलाकात हो गई। सीटू अचानक उनके पास आया। कुछ अटपटी बातें करते हुए अचानक चाकू निकालकर नांजू पर हमला कर दिया। नांजू समय रहते बच निकला और उसने सीटू की गर्दन पर झांगवू जैसा ही बाइट मार्क देखा। फिर स्नेक वुमन ने नांजू पर एक और अचानक हमला किया, लेकिन वो बाल बाल बच गया। ये देखकर उसने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन नांजू के लिए एक एड्रेस छोड़ गई। अगर वो नहीं आया तो सीटू उसका अगला शिकार होगा। झांगवू को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि इस सब के पीछे कौन है। उसने बताया कि वो स्नेक वुमन वाइपर थी, वही लड़की जिसे उसने पहले बचाया था। इस सब का अंत करने के लिए नांजू और झांगवू कंस्ट्रक्शन साइट की ओर चल पड़े, जहां उन्हें सीटू उनका इंतजार करता हुआ मिला। जब झांगवू सीटू का ट्रीटमेंट कर रहा था, नांजू वाइपर से मिलने गया। उसे याद आया कि वो उस सांप से जुड़ी थी जिसे उसने पहले हनक्सी और लुवांग के साथ मिलकर मारा था। नांजू ने अनुमान लगाया कि गड्ढे में पड़ी सभी लाशें वाइपर के शिकार हैं और उसने उस पर मानव जगत में डिस्ट्रक्शन मचाने का आरोप लगाया। हालांकि वाइपर ने तर्क दिया कि जीवन में बलवान द्वारा दुर्बल का शिकार करने का नियम है। उसने दावा किया कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए शिकार करना नेचुरल है, लेकिन नांजू ने प्रतिवाद किया कि मानव जीवन का निर्णय लेना उसका काम नहीं है। वाइपर ने तब पलटवार किया कि अगर नांजू ने उसके बच्चों को मार डाला है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे ऐसे निर्णय लेने का अधिकार है। उसने उस पर हमला कर दिया, जिससे नांजू को बचाव में अपनी तलवार निकालनी पड़ी। हालांकि उसने जिन दुष्टात्माओं को बुलाया था, उन्होंने एक ऐसा जहर छोड़ा जिससे नांजू के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। झांगवू उसकी मदद के लिए दौड़ा, जबकि स्वीपिंग ने नांजू के आसपास एक दल बनाकर संताई को सूचना दी। संताई ने देखा कि मंच तैयार हो गया है और बस एक्टर्स के अपने अपने किरदार निभाने का इंतजार कर रहा था, और जब तक वो एक्टर आ चुका था, लुवांग आकाश से उतरा और वाइपर पर वार करके उसे घायल कर दिया। वो लुवांग का इंतजार कर रही थी, अपना बदला लेने के लिए आतुर। लेकिन तभी संताई ने स्वीपिंग को आदेश दिया और सेना को एक्टिवेट करने का आदेश दिया। अचानक बारिश होने लगी, जिससे झांगवू को ऑमिनस साइन का डर सताने लगा और उसने लुवांग से पीछे हटने का आग्रह किया, लेकिन लुवांग लड़ाई जल्दी खत्म करना चाहता था। तभी बिना किसी चेतावनी के सक्रिय समूह लुवांग ने नांजू को समूह की सीमा से ठीक समय पर बाहर धकेल दिया।
अचानक चारों ओर से ईविल स्पिरिट्स लुवांग पर टूट पड़ी और उसे अपने वश में कर लिया। वाइपर ने इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को भापते हुए पीछे हटने का फैसला किया। नानझू ने अपनी तलवार निकाली और उस संरचना को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। वो स्ट्रक्चर हजारों ईविल स्पिरिट्स से बनी थी, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। लुवांग धीरे धीरे खुद को खोने लगा और उनके कंट्रोल में आ गया। झांग वो नानझू को लेकर भागने का इरादा रखता था, लेकिन नानझू पहले लुवांग को रेस्क्यू करने पर तुला हुआ था। उसी समय सुइपिंग आन भी अप्रत्याशित रूप से दल में शामिल हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि संताई ने उसे बिट्रे किया है। इसके बावजूद नानझू ने झांग वू से विनती की कि उसे आखिरी बार कोशिश करने दे। फिर नानझू ने अपनी तलवार उठाई और अपनी किताब से एक चांट पढ़ा। एक काले ड्रैगन को बुलाकर ड्रैगन सीधे उस दल पर टूट पड़ा। लुवांग बच गया और सौभाग्य से उस पर अभी तक पूरी तरह से ईविल स्पिरिट्स का कब्जा नहीं हुआ था। झांग वू ने लुवांग को सुरक्षित देखकर कहा कि उसे ठीक होने में समय लगेगा। इसी बीच नानझू को वो दृश्य याद आया जो उसने तब देखा था जब उसे वाइपर ने जहर दिया था। वाइपर को स्वीपिंग एन नाम के एक सांप और एक अनजान व्यक्ति ने ढूंढा था, जिसने उसे एक मिशन सौंपा था। कुछ दिनों बाद एक नई कैलेंडर स्पिरिट आई, वो शांगमिंग थी। उस समय वह और नानझू एक मंदिर में थे जहां लोग आमतौर पर प्रेम की प्रार्थना करते हैं। हालांकि शांगमिंग ने किस्मत के सारे लाल धागे तोड़ दिए। इसके पीछे दो कारण थे। पहला, वो पहले भी भावनात्मक रूप से घायल हो चुकी थी और दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करती थी। दूसरा, उसका मानना था कि अगर प्रेम इतनी आसानी से टूट सकता है तो फिर शुरू से ही वो सच्चा नहीं था। जो लोग शांगमिंग की पहचान के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि वो घर लौटने पर बस वैलेंटाइंस डे का प्रतिनिधित्व करती थी। शांगमिंग ने हर जगह रोमांस देखा, यहाँ तक कि टीवी पर भी रोमांटिक ड्रामा देखने को मिलते थे। उनमें से एक इंटरव्यू एक बुजुर्ग महिला का था जिसने 40 साल से अपने प्रेमी का इंतजार किया था। नानझू ने कहा कि सच्चा प्रेम ऐसा ही होता है और वो उस बुजुर्ग महिला की मदद करना चाहता था। हालांकि शांगमिंग ने उसे ये कहकर टाल दिया कि वो अभी समझने के लिए बहुत छोटा है। तभी सीटू वहां पहुंचा और शांगमिंग को देखकर हैरान रह गया। पहले तो उसे लगा कि वो गलत घर में आ गया है, लेकिन नानझू वाकई अंदर था। फिर सीटू को लगा कि नानझू को उससे पहले ही कोई प्रेमिका मिल गई है, इसलिए नानझू को सारी बात समझानी पड़ी। नानझू ने फिर पूछा कि सीटू क्यों आया है, तो सीटू ने जवाब दिया कि आज उसके यहाँ एक मेहमान आया है, और वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि टीवी इंटरव्यू वाली बुजुर्ग महिला निकली। बुजुर्ग महिला नानझू के लिए कुछ उपहार लाई थी। शांगमिंग ने तुरंत उस पेस्ट्री को पहचान लिया। ये वैसी ही मिठाई थी जो पुराने जमाने में औरतें अपने प्रेमियों को देती थीं, ठीक वैसे ही जैसे आजकल लोग चॉकलेट देते हैं। फिर बुढ़िया ने नानझू से उस आदमी को ढूंढने में मदद मांगी जिसका उसने इतने सालों से इंतजार किया था। समस्या ये थी कि अगर वो अभी जिंदा होता तो अब तक उसकी उम्र लगभग 70 साल हो चुकी होती। लेकिन चाहे वो जिंदा हो या मर गया हो, वो उसे आखिरी बार देखना चाहती थी। शांगमिंग ने बताया कि अगर वो अभी जिंदा होता तो शायद उसका अपना परिवार होता। उसकी टिप्पणी थोड़ी बेतुकी थी, लेकिन फिर भी वो नानझू को ये दिखाने में मदद करना चाहती थी कि आज के आधुनिक पुरुष कितनी आसानी से हार मान लेते हैं। फिर उसने बुजुर्ग महिला से पूछा कि क्या उसने उस आदमी का कुछ रखा है, तो महिला ने बताया कि उसके पास एक ट्रम्पेट है। नानझू ने सीटू को बाहर निकाल दिया ताकि वो झांक न सके, क्योंकि शांगमिंग मैजिक करने ही वाला था। उसने तुरही से जुड़ी भाग्य की लाल डोरी की जांच की ताकि पता चल सके कि वो कहाँ ले जाती है। कुछ देर खोजबीन के बाद शांगमिंग को वो व्यक्ति मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर दोनों ने एक मंदिर में उस बुढ़िया से मिलने का इंतजाम किया। बुढ़िया ने इस रियूनियन की बड़ी सावधानी से तैयारी की थी। हालांकि शांगमिंग ने उसे साफ साफ चेतावनी दी कि इतने सालों बाद जिस व्यक्ति को वो ढूंढ रही थी उसका रूप रंग काफी बदल गया होगा। फिर भी बुढ़िया को पूरा भरोसा था कि वो उसे गलत नहीं समझेगी, इसलिए शांगमिंग ने उसे बड़े पेड़ के पीछे जाकर उससे मिलने का निर्देश दिया। शांगमिंग और नानझू ने बेट लगाई कि अगर बुढ़िया फिर से मिल गई तो शांगमिंग नानझू को अपनी कहानी सुनाएगी, लेकिन अगर पुनर्मिलन निराशाजनक रहा तो नानझू को एक दिन के लिए उसकी सर्विस करनी होगी। बुढ़िया पेड़ की ओर चली और सचमुच उसे अपने अतीत का वो आदमी मिल गया। हालांकि बुजुर्ग आदमी बस आश्चर्य से उठ खड़ा हुआ, उसके पास से गुजरा और अपनी वाइफ के पास पहुंच गया। बुढ़िया ने उसका नाम पुकारा, लेकिन उस आदमी ने उसे पहचानने का कोई संकेत नहीं दिया। उसे हैरानी हुई कि उसे उसका नाम कैसे पता। फिर बुढ़िया ने अचानक अपना इंट्रोडक्शन दिया। बुढ़िया ने पेन से अपना सिर पकड़ लिया और फिर खुद को संभाला। उसने जिद की कि वो उसे नहीं जानता और अपनी पत्नी के साथ चला गया। ये दृश्य देखकर शांगमिंग को बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि इससे उसे अपने अतीत की बहुत याद आ गई। नानझू ने शांगमिंग से पूछा कि क्या उसने उस व्यक्ति को गलत समझा था, लेकिन बुढ़िया ने दृढ़ता से कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। उसे फिर से देखने के लिए कृत संकल्प होकर वो नानझू के साथ उस बूढ़े आदमी के घर गई। जब वे वहां पहुंचे तो नानझू ने देखा कि दरवाजा खुला था, इसलिए वो अंदर गया और घर में अलग अलग चीजों पर चिपके हुए ढेर सारे नोट देखकर चौंक गया। बूढ़े आदमी की नजर नानझू पर पड़ी और उसने उसे घुसपैठिया समझ लिया। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई और खुद को उसकी पत्नी बताकर वहां पहुंची। तभी वो औरत जो पहले बूढ़े आदमी के साथ थी वहां पहुंच गई। उसने खुद को एक कम्युनिटी ऑफिसर बताया जो उस बूढ़े व्यक्ति की देखभाल करती है। उसने बताया कि वो एक बार वॉर में गया था और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई थी, जिससे उसकी याददाश्त चली गई थी। तब से वो गलती से उसे अपनी पत्नी समझ बैठा था।
उसका कोई परिवार नहीं था और वो दिन भर एक ही तस्वीर से चिपका रहता था। उस महिला ने बूढ़े को शांत करने के लिए स्थिति स्पष्ट की। तभी उसे एहसास हुआ वो जिस फैमिली फोटो को थामे हुए था उसमें उसका चेहरा गायब था, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। उसे वो दिन याद आया जब उसने युद्ध पर जाते हुए उसे फेयरवेल दी थी। उसने उसे तुरही और वो गीत छोड़ दिया था जो उन्होंने मिलकर रचा था। फिर बुढ़िया ने उसके लिए सिला हुआ प्रोटेक्टिव एमुलेट निकाला, लेकिन बुढ़िया ने उसे छीन लिया और दावा किया कि वो उसकी पत्नी का है। एक बार फिर युद्ध की उसकी यादें ताज़ा हो गईं और वो बेचैन हो गया। कोई और चारा न होने पर बुढ़िया ने नांजू की सलाह मान ली और वहां से चली गई। हालांकि जाने से पहले उसने उस ट्यून की धुन बजाई जो उन्होंने कभी साथ मिलकर लिखा था। उसे सुनकर बुढ़िया को अचानक याद आया कि वो उसकी पत्नी थी। शांगमिंग और नांजू चले गए जिससे बुजुर्ग दंपत्ति फिर से मिल सके। नांजू को एहसास हुआ कि शांगमिंग उतना बेरहम नहीं था जितना उसने शुरू में सोचा था, लेकिन शर्त तो शर्त ही थी, उसे अपनी स्टोरी सुनानी ही थी। उसने अनिच्छा से अतीत से शुरुआत की। उसे उस जमाने के लाई शी से प्यार हो गया था। साथ मिलकर उन्होंने जिंदगी और मौत के अनगिनत हालात झेले थे, लेकिन अपनी एंगेजमेंट वाले दिन लाई शी किसी और का हाथ थामे हुए था, जिससे उसे बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। लेकिन नांजू को शक था कि लाई शी की अपनी ही कोई उलझन रही होगी, क्योंकि अगर उसने उसे बचाने के लिए एक बार अपनी जान जोखिम में डाली थी तो वो उसके साथ ऐसा बिट्रेयल क्यों करेगा। अब सच्चाई सामने आ गई। शांगमिंग के जाने के बाद लाई शी ने अपने बगल में खड़े सांप को वहां से चले जाने का आदेश दिया, क्योंकि वो बुरी तरह घायल हो गया था और मरने वाला था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि शांगमिंग उसके प्रति अपनी भावनाओं को खत्म कर दे और उसके प्रति नफरत पाल ले, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसे भूल जाए और आगे बढ़े। कुछ समय बाद नांजू पर हमले कम हो गए। एक दिन जब वो टीवी देख रहा था, ठेकेदार ने नांजू को मदद के लिए पुकारा। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर चिपका आध्यात्मिक ताबीज फटा हुआ था। नांजू के आने की आहट सुनकर फोरमैन तुरंत दौड़कर बाहर आया और उससे लिपटकर हेल्प की गुहार लगाने लगा। अचानक खतरे को भांपते हुए एक अंधेरी आभा छा गई। नांजू को बचाव के लिए अपनी तलवार निकालनी पड़ी। कुछ ही देर बाद 4 नीली लपटें प्रकट हुईं जो मिलकर एक पालकी का रूप ले गईं। भीतर से एक डेमोनिक मास्क पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वो व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा और नांजू की तलवार को दूर फेंक दिया। हालांकि वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि झोंगयांग नाम का एक डिवाइन बीइंग था। घर में घुसते ही ठेकेदार ने नांजू को बताया कि उसे हाल ही में अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिल रही हैं, निर्माण स्थल पर नहीं बल्कि घर पर ही। झोंगयांग ने स्थिति की जांच की और पाया कि ठेकेदार के घर पर उच्च स्तरीय दुष्ट आत्माओं ने हमला किया है। नांजू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दुष्टात्माओं का भी एक टियर्ड सिस्टम होता है। झोंगयांग ने समझाया कि उच्च स्तरीय दुष्टात्माएं वे होती हैं जिन्होंने एक विशिष्ट रूप धारण कर लिया होता है और आमतौर पर सामान्य दुष्टात्माओं से ज्यादा चालाक होती हैं। उनका लक्ष्य अक्सर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना होता है, और ये तथ्य कि ठेकेदार एक उच्च स्तरीय दुष्टात्मा का निशाना बन गया था, ये दर्शाता था कि उसमें कुछ असामान्य था। अचानक ईविल स्पिरिट वापस लौट आए तो झोंगयांग ने दरवाजे की सुरक्षा के लिए एक चेन बाहर फेंक दी। अप्रत्याशित रूप से ईविल स्पिरिट अंदर घुस आई और झोंगयांग की चेन से बंध गई। नांजू ने तलवार चलाने के लिए तलवार निकाली, लेकिन स्पिरिट जल्दी से भाग निकली। स्थिति की जांच करने के बाद झोंगयांग ने पहचान लिया कि ये ईविल स्पिरिट मानव रक्तपात की एक्सीडेंट से उत्पन्न एक ब्लड लाइट है। एक बार जब ये किसी को टारगेट बना लेती है तो उसकी मृत्यु तक उसका पीछा करती है। इस तरह की हाई लेवल ईविल स्पिरिट्स हजारों वर्षों से मानव फियर का लाभ उठाती रही हैं। एंशिएंट टाइम्स में एक सबसे शक्तिशाली ईविल स्पिरिट थी जिसे सभी ईविल स्पिरिट्स का स्वामी माना जाता था। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के कैलेंडर के रचयिता ने उसे पराजित करके उस पर मुहर लगा दी थी। समय के साथ यह सील कमजोर पड़ गई और किसी ने मास्टर ऑफ ईविल स्पिरिट्स को दुनिया में पुनर्जीवित करने की साजिश रची। लाई शी ने इस योजना को स्टॉप करने के लिए कड़ी मेहनत की थी और हालांकि शत्रु की अधिकांश शक्ति नष्ट हो गई थी, फिर भी कुछ भागने में सफल रहे थे। झोंगयांग को समझ नहीं आ रहा था कि ब्लड लाइट जैसी हाई लेवल ईविल स्पिरिट ठेकेदार जैसे साधारण व्यक्ति को क्यों टारगेट बनाएगी। उस रात ठेकेदार ने सपना देखा कि उसे निर्माण स्थल पर हाल ही में एक ट्रेजर मिला है। हालांकि मजदूरों ने उसे खतरे की आशंका से उसे ले जाने से मना किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और वो ट्रेजर घर ले आया। अगली सुबह एक व्यक्ति जो खुद को एक प्रसिद्ध कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर बताता था, ठेकेदार से मिलने आया। उसने स्पष्ट किया कि वो उस आर्टिफैक्ट को खरीदना चाहता है जो ठेकेदार ने कुछ दिन पहले खोद कर निकाली थी। हालांकि ये आर्टिफैक्ट किसी की फेट बदलने में मदद कर सकती है, लेकिन ये उल्टा भी पड़ सकती है। ये देखकर कि दूसरा पक्ष बड़ी रकम देने को तैयार है, ठेकेदार को लगा कि ट्रेजर साधारण नहीं है, इसलिए उसने उसे अपने पास रखने का फैसला किया और डायरेक्टर को भगा दिया। मांझू और झोंगयांग वहां पहुंचे और उन्होंने डायरेक्टर को जाते हुए देखा। झोंगयांग ने डायरेक्टर को देखा और उसे कुछ संदिग्ध लगा। उस शाम मांझू और झोंगयांग ठेकेदार के साथ ब्लड लाइट का हंट करने निकल पड़े। मांझू ने देखा कि झोंगयांग काफी ताकतवर था और उसने बताया कि उसका जन्म गोस्ट फेस्टिवल के दिन हुआ था, जिस दिन उसकी शक्ति लू वांग के बाद दूसरे नंबर पर थी। इसके तुरंत बाद ब्लड लाइट हमला करने आ पहुंचा। झोंगयांग ने कसम खाई कि वो उसे फिर कभी भागने नहीं देगा। उसने एक मास्क पहना, अपना हथियार निकाला और चांट पढ़ने लगा। मांझू ने भी उसके हमलों को रोकने के लिए अपनी तलवार निकाली और झोंगयांग से ब्लड लाइट को बांधने को कहा।
इस बीच सांताई उस आर्टिफैक्ट को लेने ठेकेदार के घर पहुंचे, जबकि बाहर ब्लड लाइट उनका ध्यान भटका रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आर्टिफैक्ट किसी स्पेल से पूरी तरह सुरक्षित थी। इस समय तक ब्लड लाइट झोंगयांग के स्पेल में फंस चुका था, जिससे मान झू मैजिक करके एक शक्तिशाली प्रहार कर सका। हालांकि मान झू जल्द ही पीछे हट गया, इसलिए उसने झोंगयांग से उसे खत्म करने को कहा। झोंगयांग ने फिर एक चांट पढ़ा, एक बो बनाया और एक एरो चलाया जो सीधे ब्लड लाइट को भेद गया। जब ऐसा लग रहा था कि ब्लड लाइट हार गई है, तभी मान झू पर एक दूर से वार हुआ। लू वांग को लगा कि मान झू ट्रबल में है और वो प्रकट हुआ। झोंगयांग ने वुंड की जांच की और पाया कि मान झू ने जो प्रोटेक्टिव आर्मर पहना था उससे घाव कम हो गया था, इसलिए उसका इलाज अभी भी संभव था। हालांकि आम इंसानों के इलाज के तरीके काम नहीं आएंगे, इसलिए लू वांग मान झू को किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाएगा जो इसका इलाज कर सके। लू वांग और झोंगयांग फिर मान झू को एक रूइंस में ले गए। लू वांग को याद आया कि वो पहले भी वहां मान झू की दादी के साथ इविल स्पिरिट्स का नाश करने गया था। अचानक दोनों को बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी और वे बोट से एक मैंशन में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जो बांसुरी बजा रहा था। इस समय मान झू ने सपना देखा कि वो कहीं खो गया है। अचानक उसके प्रोटेक्टिव स्पेल ने उससे बात की, उसे यहाँ न भटकने की सलाह दी और उसे सपने से बाहर खींच लिया। तभी मान झू को पता चला कि लू वांग 20 साल बाद लौट आया है और उसे बचाने वाले को लगा कि मान झू को अभी भी उसकी असली पहचान नहीं पता है। फिर मान झू ने उस प्रोटेक्टिव आर्मर को उठाया जिसने लू वांग का ध्यान खींचा। जिस व्यक्ति ने उसे बचाया था उसने अपना नाम जीरू बताया और मान झू को अश्योर किया कि वो यहाँ सेफ है, क्योंकि ये जगह रियल वर्ल्ड से अलग है। मान झू को याद आया कि कैसे उसकी दादी ने उसे ये एमुलेट दिया था और उसे लगा था कि उसके माता पिता ने उसे ये एमुलेट उसके लिए इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि वे कुछ कठिनाइयों में थे और उसके साथ नहीं रह सकते थे। जीरू ने बताया कि ये एमुलेट उसके परिवार की एक हेरिटेज है और मान झू उसी परिवार का सदस्य है। उसी परिवार ने स्वर्ग और पृथ्वी का कैलेंडर बनाया था। ये सुनकर मान झू ने पूछा कि उसके माता पिता कहाँ हैं। लू वांग ने कहानी सुनाने का फैसला किया। कई साल पहले अपने एक कार्य दिवस पर वो मान झू की दादी के साथ यहाँ इविल स्पिरिट्स का नाश करने गया था। हालांकि वो बहुत देर से पहुंचा था और इविल स्पिरिट्स ने मान झू के माता पिता को मार डाला था। उस समय उसकी दादी ही मान झू को बचा पाई थी। फिर वे दोनों जीरू से मिले, जो परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए वापस ले जाने आया था। उसे ये भी पता था कि मान झू को बाद में स्वर्ग और पृथ्वी के कैलेंडर के अनुसार चुना जाएगा, इसलिए उसने मान झू को उसकी दादी के पास छोड़ दिया ताकि वो उसका अपब्रिंगिंग कर सके। अगर मान झू को कभी कोई परेशानी आए तो वो उसे ढूंढने आ जाए। जीरू ने बताया कि उनके फैमिली को अक्सर इविल स्पिरिट्स ने सताया था, इसलिए वे इस जगह के छिपे हुए घेरे से बहुत कम बाहर निकलते थे। मान झू के माता पिता शायद उसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन बाहर दिखाने ले जाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अगले 2 दिनों तक मान झू यहाँ आराम करने के लिए रुका, जबकि लू वांग इलाके की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग पर चला गया। इस दौरान संताई अभी भी आर्टवर्क न पा पाने के कारण गुस्से में था और उसने कॉन्ट्रैक्टर पर नजर रखने और उसके लिए कुछ तैयार करने के लिए इविल स्पिरिट्स भेजी थी। 2 दिन बीत गए और मान झू धीरे धीरे ठीक हो गया। जीरू ने उसे बताया कि अगले दिन वो जा सकता है। मान झू ने पूछा कि ये जगह इतनी सिक्योर क्यों है और जीरू ने बताया कि बैरियर कैसे काम करता है। लू वांग ने वापस आकर बताया कि सब ठीक है, लेकिन वो खुद ठीक नहीं था क्योंकि उसकी पुरानी इलनेस फिर से उभर आई थी। लू वांग नहीं चाहता था कि कोई चिंता करे, क्योंकि जीरू ने कहा था कि उसके पास मौजूद ट्रेजर बुक से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। जीरू को भी एहसास हो गया था कि यहाँ उनका टाइम खत्म हो रहा है। उस रात लू वांग फिर से अंधेरा छाने लगा, जबकि संताई ने जीरू की हवेली ढूंढ ली थी और अपने एक सबॉर्डिनेट को इविल स्पिरिट्स के एक समूह के साथ हमला करने के लिए भेजने का फैसला किया था। स्पिरिट्स फिर हवेली के अवरोध पर लगातार हमला करती रहीं। हालांकि ये कुछ देर तक तो टिका रहा, लेकिन स्पिरिट्स की भारी संख्या के कारण जल्द ही ये अवरोध ढह गया। जीरू चाहता था कि मान झू पीछे हट जाए क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन झांग यांग उन दोनों की मदद के लिए आ पहुंचा। उसने जीरू से कहा कि वो मान झू को वापस ले जाए। मान झू भागना नहीं चाहता था, इसलिए झांग यांग के पास आगे बढ़कर इविल स्पिरिट्स को मान झू से दूर रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि संताई और भी स्पिरिट्स भेजता रहा, जिससे झांग यांग को अपना वेपन निकालकर उनसे लड़ना पड़ा। जीरू को शक था कि स्पिरिट्स हवेली के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी के कैलेंडर के उत्तरार्ध में किसी चीज को निशाना बना रही थी। इस बीच लू वांग को वो कमरा मिल गया जहां ट्रेजर रखा था और एक स्विच भी मिला जिससे एक गुप्त रास्ता खुलता था। संताई का अधीनस्थ आ पहुंचा, लेकिन लू वांग के नियंत्रण में था। कुछ ही देर बाद मान झू आ पहुंचा और अधीनस्थ भाग गया। मान झू ने लू वांग से मदद के लिए बाहर जाने को कहा, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। स्पिरिट्स पीछे हट गईं और जैसे ही लू वांग मान झू पर हमला करने वाला था, उसे अचानक होश आ गया। जीरू ने देखा कि कमरे को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जो एक पॉजिटिव साइन था। स्वर्ग और पृथ्वी के कैलेंडर का उत्तरार्ध अपने रचयिता के साथ ही लुप्त हो गया था, इसलिए इस कमरे में केवल हवेली के लिए सिक्योरिटी सिस्टम ही थे। अगले दिन मान झू ने जाने की तैयारी की और तय किया कि लू वांग को थोड़ी देर आराम करने दिया जाएगा, जबकि वो और झांग यांग फिलहाल चीज़ों को संभाल लेंगे। फिर जीरू ने मान झू को फेयरवेल गिफ्ट दिया। वहां से निकलने के कुछ ही देर बाद मान झू को एहसास हुआ कि वो एक नोटबुक थी जिसमें उसके फैमिली हिस्ट्री के विभिन्न पहलुओं का ब्यौरा था।
घर लौटने पर मान झू अपने नेबर से मिला, जिसने बताया कि एक नई माँ और बेटा उनके घर रहने आए हैं। पड़ोसी ने बताया कि माँ गंभीर रूप से बीमार है और अक्सर हॉस्पिटल में भर्ती रहती है, जबकि बेटा ठंडा लग रहा था लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। फैमिली आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पिता एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और बेटे को उनके निधन का ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि पिता अपने फैमिली को छोड़कर बहुत कम ही घर आते थे। अब जब पिता चल बसे थे और माँ बीमार थी, तो बेटे को अपने पिता द्वारा छोड़े गए पैसों से उनकी देखभाल के लिए एक्स्ट्रा जॉब्स करना पड़ा। अचानक पिता के बारे में ऑनलाइन न्यूज़ छपी और मान झू उस मिलिशियस पर्सन से भयभीत हो गया जिसने ये पोस्ट किया था। उस शाम मान झू और किन मिंग झांग क्यू फेस्टिवल प्रिपरेशंस कर रहे थे, जिसके दौरान मान झू हानक्सी को पुनर्जीवित करने के लिए एक रिचुअल करने वाले थे। हालांकि किन मिंग को यकीन नहीं था कि रिचुअल सफल होगा, फिर भी उन्होंने मान झू की हर संभव मदद की। अगली सुबह मान झू की मुलाकात उस दिन के देवता झांग क्यू से हुई, जिन्होंने अभी अभी मून केक्स खरीदे थे और उन्हें लगभग गिरा ही दिया था। उसने केक बचाने के लिए अपनी मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया। झांग क्यू ने फिर पूछा कि मान झू इस दुकान से केक क्यों खरीदता है, तो मान झू ने बताया कि उसकी दादी वहां से केक खरीदती थी और दुकान ग्राहकों को अपने केक खुद बनाने और डिलीवरी की डेट तय करने की अनुमति देती थी। झांग क्यू ने पूछा कि क्या मान झू शाम की सेरेमनी के लिए तैयार है, तो मान झू ने जवाब दिया कि उसने हानक्सी को फिर से जिंदा करने के लिए अच्छी तैयारी की है। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि लू वांग ठीक हुआ है या नहीं। झांग क्यू ने सोचा कि लू वांग को कैलेंडर के साथ बस कुछ दिन रेस्ट की जरूरत है और सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच नए पड़ोसी के बेटे को झांग क्यू ने अप्रत्याशित रूप से चांद का एक डिब्बा दिया। इससे उसे अपने फादर की याद आ गई, इसलिए उसने डिब्बा छिपा दिया और माँ को नहीं दिखाया। फिर वो काम पर चला गया, लेकिन फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन का काम उसे मुश्किल से ही मिला। झांग क्यू और मान झू मदद के लिए आए, लेकिन अचानक खबर आई कि एक डेंजरस क्रिमिनल अभी भी फरार है, जिससे लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई। पड़ोसी के बेटे को तुरंत एहसास हो गया कि उसकी माँ डेंजर में है, क्योंकि क्रिमिनल उससे रिवेंज लेने उनके घर आया था। क्रिमिनल उसे इसलिए निशाना बना रहा था क्योंकि पड़ोसी के पिता, जो एक कॉप थे, ने उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया था। ईविल स्पिरिट्स ने अपराधी पर कब्जा कर लिया था और बेटा अपनी माँ को सेव नहीं कर पाया। झांग क्यू ने तुरंत ईविल स्पिरिट से निपट लिया और माँ बेटे दोनों को रेस्क्यू कर लिया। जब बेटे को होश आया तो मान झू ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है और क्रिमिनल पकड़ा गया है। माँ ये देखना चाहती थी कि झांग क्यू द्वारा भेजा गया मून केक बॉक्स अभी भी सही सलामत है या नहीं, लेकिन बेटे ने उसे छीनकर फेंक दिया और कहा कि उसके फादर हमेशा अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं और उनके साथ कभी टाइम नहीं बिताते, इसलिए वो उस आदमी को अपना पिता नहीं मानना चाहता। हालांकि माँ ने उसे बताया कि मून केक्स उसके फादर ने खुद उन्हें देने के लिए बनाए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका काम डेंजरस है और शायद वे झांग क्यू फेस्टिवल पर घर नहीं लौट पाएंगे। इसलिए उसने खुद केक बनाए और दुकान से उन्हें मंगवाकर अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करने का तरीका बताया। मान झू ने कहा कि फादर एक एडमिरेबल पर्सन है, जिन्होंने दूसरों की मदद के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने का फैसला किया और बेटे को उन पर प्राउड होना चाहिए। झांग क्यू ने फिर बेटे को मून केक खाने के लिए आमंत्रित किया और वो अपने फादर द्वारा बनाए गए केक को खाते हुए रो पड़ा। मान झू और झांग क्यू फिर हैंक्सी को पुनर्जीवित करने के अनुष्ठान की तैयारी के लिए निकल पड़े। सभी डिवाइन बीइंग्स एकत्रित हुए और मान झू के साथ रिचुअल संपन्न किया। हालांकि हंसी की मूर्ति केवल कुछ देर के लिए ही प्रकट हुई, पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुई। मान झू ने समझाया कि हंसी को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने के लिए डीटी को मानव बलि की आवश्यकता होगी और उन्हें उस स्थान तक प्रतीक्षा करनी होगी जहां हंसी रिचुअल की परंपरा अभी भी प्रचलित हो। इसलिए क्विन मिंग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर समूह ने झांग क्यू फेस्टिवल मनाने के लिए एकत्रित हुआ। झांग क्यू ने देखा कि किन मिंग को अभी भी हंसी की याद आ रही है, इसलिए उसने उसे दिलासा देते हुए कहा कि अगले साल भी वे इस साल की तरह हंसी के साथ मिलकर झांग क्यूज बर्थडे मना पाएंगे। बाद में मान झू लू वांग को देने के लिए कुछ शराब लाया और पूछा कि उसकी चोटें कैसे ठीक हो रही हैं। लू वांग ने मान झू को उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है। मान झू ने तब कहा कि लोगों को जो पीस मिली है वो उनके जैसे डिवाइन बीइंग्स की बदौलत है और उन्होंने लू वांग के लिए टोस्ट बनाने का अनुरोध किया। इस क्षण के साथ दृश्य समाप्त होता है और फिल्म समाप्त हो जाती है। हाँ, अगर वीडियो को एंजॉय किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।